करें सर जी। पहले दो में कोई डाउट है तो बता दीजिए। थर्ड आपने कर लिया था शेयर्स वाला। 21,000 के शेयर परचेज किए थे 2002-3 में, बाद में पता चला कि 18,000 के रह गए 19-20 में, ये पॉइंट था। और 20-21 में रह गए थे वो कितने के, 20,000 के। जब जब वैल्यू करा तब के इंडेक्स दिए हुए हैं, आपने कंपैरिजन किया पूरा प्रॉपरली इंडेक्स करके कि आज शेयर्स की जब लिए थे कितने के थे, 21,000 के। इंडेक्स आपको दिए हुए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली 19-20 में, इसका इसको बोलते हैं हम लोग, बोल लीजिए नोशनल वैल्यू क्या रहनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग इंडेक्स करके, 57,800 होनी चाहिए। अगर यही वैल्यू मैं 20-21 में पूछूं तो ये होनी चाहिए कम से कम 60,000, ये होनी चाहिए। वे मे बी प्राइसेस हैं, ये कुड बी प्राइसेस हैं, ये होने चाहिए थे प्राइसेस, बट एक्चुअली प्राइसेस आप जानते हैं सिर्फ क्या निकले अपने, एक था अपना 18,000 और एक था अपना सिर्फ 20,000। तो उस अकॉर्डिंग हमने लॉस प्रॉफिट बुक किया था। पहला पॉइंट ये रहा। 2002-3 में रेट ये था, 19-20 में ये होता, लैंग्वेज समझो, सीपीपी के अकॉर्डिंग 21 का ये रेट होता। तो लॉस निकाल रहा है 19-20 और 20-21 का अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड, सीपीपी, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर मेथड। ठीक हो गया। तो 57,800 माइनस 21, 60,200 माइनस 21, तो ये एक फेक लॉस है, ये एक फेक लॉस है, फेक लॉस। जैसे आप कहते हैं कि मैं 2 करोड़ का प्लॉट लिया, मैं कहा यार 2 करोड़ का रह गया, आप कहते हैं 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अभी बेचा थोड़ा है। अब तो जब बेचेंगे तब होगा ऑर्ली वैल्यूज, जब कहते हैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है 6 करोड़ की हो गई, 1 करोड़ कमा लिया, कमाया कमाया कुछ नहीं, सब वो फेक है। एक नॉशनल गेन नॉशनल लॉस। फिर ये कहता नहीं जी, सीपीपी की वैल्यू तो आप पता कर ही चुके हैं, 19-20 और 20-21 में ये थी। मार्केट प्राइस करंटली क्या चल रही है, ये चल रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर एक्चुअल लॉस, जो फाइनली लॉस। ये क्वेश्चन था छोटा सा। मतलब पहले तो 21,000 को इंडेक्स करो 2 बार, उससे जो कॉस्ट आ जाएगी इट इज शुड बी प्राइस, वो होनी चाहिए थी पर है नहीं। हुई क्या, 18 और 21, 2 बार लॉस निकालिए, एक बार फेक जिसको आप स्टैंडर्ड लॉस बोल सकती हैं, एक नॉशनल लॉस, एक बार एक्चुअल। एक्चुअल किससे निकलेगा, जो सीपीपी होना चाहिए था माइनस एक्चुअली कितनी वैल्यू है, वो करके एक्चुअल लॉस आ जाएगा। और आपने कितने का लिया हुआ आपको तो पता ही था, 21 से, फेक लॉस हुआ 8 पॉइंट। और आज का मेन स्टार्ट होता है यहां से। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको देखना शुरू करिए, ये बुक भी हो जाएगा। कंपनी हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट गिवन डेट्स, इमेजिनरी प्राइस इंडाइसेस दिए हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, पढ़ लो पहले। ओपनिंग बैलेंस है, कैश सेल है, मतलब जहां जहां से पैसा आएगा, 8 + 15 कितना पैसा आया, जल्दी बोलिएगा, 23। पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश परचेज, पेमेंट टू खर्चे, ये आपके हो गए खर्चे, 10 2 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो लास्ट कैश आपके पास कितना बच गया, 7। बस ये स्टेटमेंट है, फिर हम सोचते हैं कैसे बना के दे रहा है, स्टेटमेंट है। इधर प्राइस इंडेक्स है हर के टाइम पे, ओपनिंग के टाइम पे 100 था हर रिस्पेक्टिव के टाइम पे, बट हमें इंडेक्स बेस कौन सा लेना पड़ेगा, बेस मतलब टॉप पे कौन सा लेना पड़ेगा, आज किसके बराबर जाना है हमने, 1 अप्रैल से कहां तक जाना है, 30 जून। तो 30 जून का इंडेक्स आज क्या जल्दी बोलेगा, 110 डिवाइड बाय सबके नीचे वो जहां जहां का वो चीज थी, जैसे कि ओपनिंग कैश कहां का है, जल्दी देखो, पहली स्टेटमेंट तो ये रही, पहली स्टेटमेंट तो ये रही, देख लो, विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स। फिर यहां मैंने लिखा कन्वर्जन फैक्टर, ये मेरी आएगी नई वैल्यू, कैलकुलेट उठा लीजिए, कितने का कैश था ओपनिंग, जल्दी बोलिए, 8,000 इंटू आज का इंडेक्स 110, एक मैं करके दिखा देता हूं, 8,000 इंटू 110 ये रहा, डिवाइड बाय कैश के टाइम पे इंडेक्स क्या था, जल्दी बोलो, 100। तो कितना बन जाएगा कैश, ही 88। अगर यही कैश आज के टाइम पे कितना होना चाहिए, 88। अगला, कैश सेल जो आपने 1 जून को या 1 मई को करी थी, कितने की, 15,000। यही अगर 30 जून को करी होती तो कितनी होती, 15,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 104, उस टाइम का इंडेक्स जिस टाइम पे बिलोंग करता है, कितना आ गया, थोड़ा सा जी, 15,865। तो मेरे पास इतने पैसे आ जाते, जबकि आए कितने, सिर्फ 23। तो प्रेजेंट है ना, 23 तो मेरा प्रेजेंट है। अगला पॉइंट, खर्चे भी आ जाओ, 10,000 पेमेंट करी 106 के हिसाब से करिए, 10,000 इंटू 110 डिवाइड बाई 106 कितना आ जाएगा, 10,377। 2,000 कैश परचेज करी कितने के हिसाब से, 108, ये भी चेक कर लीजिए, इंटू 110, 110 क्यों कर रहा हूं, आज का इंडेक्स, आज का मतलब 30 जून का, डिवाइड बाय 108, कितने खर्चे होते, 2,037। और लास्ट आपने 4,000 की पेमेंट करी है खर्चों की, वो तो 110 के हिसाब से करे, वो तो फिर आज ही करे, उसको तो क्या ही चेंज करेंगे, अभी तो कर ही रहा हूँ, आज का प्रेजेंट वैल्यू तो पता ही है आपको। नेक्स्ट, तो ये वैल्यू बन जाती, बल्कि आपको तो फर्क पड़ जाता, कहीं आपके पास कैश कितना बच रहा है, 7, अगर आज के नेक्स्ट पे करते बल्कि उल्टा कैश आपके पास ज्यादा बचता, कहीं 7 बच रहा है, कहीं महंगाई करके भी, ये इंडेक्स करके भी 8251 बचता, और डिफरेंस आपको बता रहा है इतने का, आपने क्या कर लिया अपना,
लॉस कर लिया से पहले सेल बेच के। जैसे मैं कहूँ जी आज के टाइम पे मैं प्लॉट बेच दूं तो आप कहते नहीं नुकसान ही है, वेट कर, कल को रेट बढ़ेंगे। पर ये भी देखी जाना ना, रेट तो बढ़ ही रहे हैं, साइड में कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही। इधर से आप कह रहे हो मेरा ब्याज बढ़ी जा रहा है, इधर से रेट बढ़ रहे हैं, पर आपको जानती है प्रॉपर्टी में इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ रही जितनी उसकी वैसे वैल्यू। 6-6 महीने में, ज्यादा कह दिया मैंने, 2-2 महीने में 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए, 2 महीने का ब्याज क्या बढ़ना है, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो वो कंपैरिजन पॉइंट है। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी एग्जांपल है, जस्ट छोटी सी पढ़ लीजिए। ए लिमिटेड के पास मॉनेटरी एसेट्स पड़ी हैं। पहले व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी एसेट्स, जैसे कि डेटर्स, कैश, बैंक, ये सारी मॉनेटरी एसेट होती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड मॉनेटरी लाइबिलिटीज पड़ी हैं, 6 लाख की एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है। डन हो गया। रिस्पेक्टिवली 20-21 की कहानी है। ड्यूरिंग द ईयर कहता मान लो प्राइसेस बढ़ गए कितने से, 10%। पहला कारण, अगर आपकी चीज 6 लाख की थी, परचेजिंग पावर, आज उसकी रेट क्या होता हमारे पास, 6,60,000 होता, पर आपको चीज कितने की पड़ी है, 6 लाख। आपका बल्कि नुकसान हो गया इस बात का, आपकी एसेट्स की वैल्यू कहीं क्या होती, इंक्रीज हो जाती। आपकी कहीं 6 लाख वैल्यू है, कहीं कितनी होती, 6,60,000 रुपए का आपको क्या हो गया, और एक होल्डिंग लॉस है, रखे रखने का लॉस है आपके पास। डन है। अगला पॉइंट, यही लाइबिलिटीज में आ जाओ। स्टार्टिंग में आपकी लाइबिलिटी कितने की थी, जल्दी बोलो, 2 लाख। अगर आज के टाइम पे करते तो कितनी हो जाती, जल्दी बोलिएगा, 220। यहाँ फायदा हो गया, बच गए। यहाँ फायदा हो गया, आज आपके पास लाइबिलिटी कितनी खड़ी है स्टिल, 2 लाख रुपए की। कितने का गेन हो गया, 20,000। नेट देखिए तो आपको कितने का नुकसान हो गया, 40। 60 का एसेट पे, 20 का गेन लाइबिलिटी पे, नेट इज द 40। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा ही एक तरह का पढ़ना है, पढ़ लीजिए। जिसके बाद मेन आपका आ जाएगा, जिसके लिए आप बैठे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ही है, 7 नंबर। एक बार पहले इसको देख लीजिए। ये रहा आपका 6 नंबर, कंप्यूट नेट मॉनेटरी, वही चीज है, थोड़ा डेटा ज्यादा दे दिया। कैश और डेटर देख रहे हो, एक तरफ क्रेडिटर और लोन, एक तरफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी, मान लो एक तरह का। अज्यूमिंग रेट्स क्या है, ओपनिंग रेट होता ही होता है, क्लोजिंग होता ही होता है, एवरेज रेट, जो किसी का रेट ना हो एवरेजली। अब करिएगा मॉनेटरी एसेट्स, पहले मुझे ओपनिंग बताइए कितनी दी है जल्दी, पहले दिन की 1/4 की, 20 और 50 दिख रहा है आपको, 20 और 50 कितना हो गया, 70। इधर क्लोजिंग 25 और 60 कितनी दी हुई है, 85। कितना चेंज है इनके बीच में, 15। अभी मैं कोई इंडेक्स फैक्टर का डिफरेंस नहीं ले रहा, इंडेक्स को बिल्कुल भूल जाओ, इंडेक्स होता भी है नॉर्मल। चलो अगला पॉइंट, लाइबिलिटी पे आ जाओ। 70 और 30 कितना हुआ जल्दी बोलो, 1 लाख। 80 और 30 कितना हुआ जल्दी बोलो, कितना डिफरेंस, 10,000। बिना किसी किंतु परंतु के, यहाँ भी इतना इतना चेंज है इनके बीच में। एसेट्स में 15 का चेंज आ गया, लाइबिलिटी में 10 का चेंज आ गया। अब आइए अपना कन्वर्टेड रेट पे, जो मॉनेटरी आपने निकालना है, अब इंडेक्स जरूरत होगा आपकी, बताइए मुझे। अपनी लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, वर्ड है मॉनेटरी लाइबिलिटी, वो भी किस दिन, देखो ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट पे तो आपको पता है लाइबिलिटी कितने की थी, 1 लाख की। आज का इंडेक्स क्या है जल्दी बोलिएगा, आज का इंडेक्स 230। और ओपनिंग लाइबिलिटी का इंडेक्स क्या होगा, कॉमन सेंस 200 ही होगा सर, जब आप ओपनिंग बोल रहे हैं। तो 230 डिवाइड बाय 200 करते हैं, तो आज के टाइम पे इस लाइबिलिटीज की वैल्यू ओपनिंग कितनी होती, 1,15,000 प्लस डिफरेंस। जो आपकी लाइबिलिटीज बड़ी थी, कितनी बड़ी थी जल्दी बोलो, 10,000। इसको भी किस पे लेके जाना जल्दी बोलो, आज के इंडेक्स पे 230। बट डिवाइड बाय यहाँ गड़बड़ ना कर देना, यहाँ किससे डिवाइड होता है बर्फ, एवरेज से। बिकॉज डिफरेंस का भी रेट नहीं होता, ना ये ओपनिंग रेट है ना ये क्लोजिंग, तो ये किससे काम आता है, एवरेज। पर एवरेज आपको दिया हुआ कितना जल्दी बोलेगा, 210। एंड दिस इज द एडिशन। तो आपकी आज के टाइम पे ये लाइबिलिटीज हो जाती है, बट आप तो फायदा बनाइए, आपकी अभी भी लाइबिलिटीज कितनी है, जस्ट 110, याद है। क्लोजिंग लाइबिलिटी भी आपकी आज कितनी है, 110। आपका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, गेन चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ महीने बाद, या आप साल की बात कर रहे हैं शायद, हाँ साल बाद, मेरे अकॉर्डिंग आपकी 1 लाख की लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, 1,25,952। बट आपकी तो फिर भी कितनी वैल्यू, सिर्फ 1,10, बल्कि आपकी 15,000 लाइबिलिटी बढ़ी नहीं। अब ये समझो आपका बेनिफिट ही हुआ। इसी तरीके से एसेट्स में, ओपनिंग एसेट्स कितने की थी जल्दी बोलिए, ओपनिंग चेक करो, 70। आज का इंडेक्स वही 230 डिवाइड बाय ओपनिंग 200, इतने की एसेट हो जानी चाहिए। प्लस एडिशन कितने की हुई थी, याद है, 15 की, 15 इंटू 230 डिवाइड बाय क्या, वही एवरेज, याद है ये वाला। इतने की आपकी एसेट्स हो जानी चाहिए थी, 96,929, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एसेट्स कितने की बढ़ी जल्दी बोलो, 85। 11,000 समथिंग का आपको क्या हो गया, नुकसान। ये नुकसान है, 15 का फायदा, नेट इतने का आपको क्या हो गया, गेन। मतलब एसेट लायबिलिटी के क्वेश्चन बुक में है, तो कोई मूड चेंज हो गया तो आ गया, ये आप सामने रहा, कुछ नहीं करना, इंडेक्स करना है, सिंपल। अब आ गया आपका मेन क्वेश्चन जिसके लिए आप कर रहे थे, ये रहा इन्वेंट्री, जिसको बोलते हैं सीपीपी मेथड। पूछ रहे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्सप्लेन करिए बाय लिफो, या कौन सा, फिफ्थ।
पेपर में मेथड दिया हो तो वैसे लगा देना, ना लिखा हो तो कोई भी मेथड लगा देना, दोनों ठीक है। अब लिखाना अज्यूम्ड लिफो, अज्यूम्ड फिफो, वरना बोल के जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो बोल के जाएगा। अब सुनो है क्या, आप +1 से पढ़ रहे हैं चीजें, रेशो में भी कर लिया क्या, पहले और आंसर कर लें। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेजेस कितनी दी हुई हैं, जल्दी बोलिएगा। परचेजेस 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा। 30। आंसर और है 20 प्लस 1 लाख माइनस, ये तो यार ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आ गया कर 90 हो गया। पर पॉइंट इज दैट हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलना है। मैं कर लेते हैं, वो भी आ जाओ, ठीक है। मैं अगर लिफो करूं विफो करूं, कहते कुछ भी कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल तो 90 रहेगा, वो तो फॉर्मूला वही है। मैं कहूँ फिर लिफो लिफो का चक्कर क्या है, चक्कर सुनिए क्या है। चक्कर ये है कि जो आज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 30, गेम समझ लो बोले पूरी क्या है। मैं क्या, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक है 30, आपको कैसे पता ये कहाँ से बचा, मैं कुछ बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक तो वही होता है साल के आखिर में बच गया, लेकिन आपको कैसे पता है किससे में से है। मैं किस में से मतलब क्या, कहता क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक बच गया। बचेगा तभी ना अगर आपके पास होगा, या तो वो ओपनिंग से होगा या फिर वो परचेज से होगा। अभी ओपनिंग में भी अगर दिमाग लगाएंगे, दो केस है। ओपनिंग तो मेरा था ही कितना, सिर्फ 20। अगर मैं ओपनिंग से 20 ले भी लूं, फिर भी मुझे 10 किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, परचेज में से। ये मेथड है। या चुपचाप सारे की सारी किससे लेनी पड़ेगी, जल्दी बोलिए। 30 का 30 कहां से, आउट ऑफ करंट परचेज। क्या वर्ड बोलते हैं इसको, ये करंट, क्योंकि रेट आपको जानते हैं, ओपनिंग का इंडेक्स कुछ और है, ये रब कर दो। ओपनिंग का इंडेक्स कुछ और है 160, क्लोजिंग इंडेक्स कुछ और है 200, और एवरेज इंडेक्स कुछ। तो ये पूरी गेम है। पहले तो नंबर डाउट क्या था बच्चे का, कर क्या रहे हैं हम लोग, ये कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ ऑलरेडी निकाल लेंगे। लिफो हो फिफो हो कोई आ जाए, कुछ ना बोलो, कॉस्ट इज 90, कॉस्ट इज द 90। पॉइंट इज दैट जब वैल्यू करने लगेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को चेंज करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कौन किसमें से। अब दिमाग लगाइए, लिफो का थोड़ा याद हो आपको, लिफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब अभी जो ताजा माल आया होगा परचेज का, पहले आपने वो बेचा होगा, तो पक्का ओपनिंग स्टॉक जो बचा होगा कहां से बचा होगा, 20 वहां से और 10 परचेज से, तो बिका तो 90 का, ठीक है। अगर लगाएंगे फिफो, जल्दी बोलिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपने पहले कौन सा सामान बेचा होगा, ओपनिंग स्टॉक, फिर बेचा होगा परचेज में से, तो सारा माल पक्का कहां से बचा होगा, जल्दी बोलो, करंट परचेज में से। तो उस कोडिंग इंडेक्स का रेट पता चल जाएगा अपने को। आइए लो, पहले तो अंडर क्या लिखा हुआ है बॉक्स कर लीजिए फटाफट, लिफो। यहां तक किसी को डाउट बताइए, नॉर्मल ही है, तो मैं पहले ही किसी स्टडी करके बैठ गया। इट्स अ 90, और 90 को आज के टाइम पे इंडेक्स कर ले मेरे भाई। आज का इंडेक्स क्या है, जल्दी बोलिएगा। 200 डिवाइड बाय एवरेज क्या था, एवरेज। बच्चा कहता है आप यहाँ पे एवरेज क्यों लगाते हो, कारण कॉस्ट का कौन सा कोई रेट होता है। 90 में तो ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, परचेज भी है, इसका तो अपना कोई रेट है ही नहीं, अपना कोई बेस इंडेक्स ही नहीं है, तो इसको फिर एवरेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जब पीछे लिया आपने। तो करके कितना आ गया, मान लो 1 लाख। दिस इज द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू लिफो। डन हो गया। अब आज मेरी वाली बात जो मैं बोल रहा था, लिफो में क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां से बचेगा, जल्दी बोलो। आउट ऑफ, और आउट ऑफ ओपनिंग, जो तो बचेगा आउट ऑफ करंट परचेज, जल्दी बोल। कितना बचा होगा करंट परचेज, जल्दी बोलिएगा। 10,000। आज का इंडेक्स में मैं नहीं मानता किसको डाउट होगा, 200 था, और डिवाइड बाय करंट परचेज पे कौन सा इंडेक्स लगाएगा, 180 को। करंट परचेज मतलब ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मुझे कौन सा रेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एवरेज। ये जरूर आप देख के जाइएगा, ठीक है। और जो ओपनिंग स्टॉक से माल लिया होगा, तो कॉमन सेंस है, कितना माल लिया था ओपनिंग से, ये था 200, इंटू किससे करेंगे, वही 200, तो पता ही था। नीचे कौन सा इंडेक्स आएगा, 160, और 160 किसका इंडेक्स है, ओपनिंग का, चेक कर लीजिए। 160 किसका इंडेक्स है, ओपनिंग का, मतलब ओपनिंग पे ओपनिंग लग गया यार, परचेज पे एवरेज लग गया। ऊपर तो आपको पता ही है करंट ईयर का क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। और अगला आंसर ये हो गया, आंसर ये आंसर उसने मांगा था आपसे, बस ये कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आप 30 बोल रहे हो आज, एक्चुअली वो 30 नहीं है, इंडेक्स लगा के 36,111 की बनती है, ये प्राइस इंडेक्स है। और अगला पॉइंट, फीफो में आ जा, पहला आंसर चेक करा दूं सही में, ये आपका डाउट क्लियर हो जाए। पर थोड़ा अब चेंज करना पड़ेगा, कोई फीफो चलता है फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसको तो फिर हर बार क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पर आंसर वही है। अब 30 आपने क्या लिखा, अंडर फीफो क्लोजिंग इन्वेंट्री इंटायरली फ्रॉम द करंट परचेज, हेंस कन्वर्टेड एट किस पे, वो करंट ही आपको बताया था, करंट परचेज का कोई अपना इंडेक्स होता नहीं, तो इसको 300 को आज का इंडेक्स क्या करेंगे मुस्कान, 200 डिवाइड बाय कौन सा इंडेक्स, यदि बोलो। बचा कहता है एवरेज क्यों लिया, अभी तो हमने कहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा कहां से होगा, करंट परचेज से, करंट परचेज का अपना कोई इंडेक्स होता नहीं, तो इसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग ये है। आप खुद पेपर में डिफाइन कर सकती हैं, सर अगर मैं लिफो मेथड में जाती हूँ
तो मेरी स्टॉक की वैल्यू 36,000 समथिंग हो जाती। अगर मैं FIFO जाती हूँ, मेरे स्टॉक की वैल्यू 33,000 समथिंग होती। तो आप विच मेथड आपको बेस्ट लगता है वो बताएंगी, पर दोनों में आंसर तो सेम नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, अलग अलग। और ये पेपर में आ रखा है। इधर आ जाइए, ये क्या राम कथा सी चल रही है इसकी। सर पीछे तो आपने ऐसा किया नहीं, तो राम कथा में कारण मुझे में था ही क्या, जल्दी बोलेगा डिफो। करंट वाला माल बेच दिया, बचे कहां से था, ओपनिंग से। अब यहाँ तो पहले वाला पहले बिकेगा, फिर करंट में से बिकेगा, फिर कुछ क्लोजिंग बचेगा। तो पहले इस 20 को ओपनिंग को बराबर करिए, चेक करो, ओपनिंग 20 ही था इनटू आज का इंडेक्स, जल्दी बोलो 200, और ओपनिंग का इंडेक्स क्या था 160। तो आज के टाइम पे आपका जो 20,000 ओपनिंग स्टॉक है ना, प्राइस इंडेक्स करके, वैसे एक्चुअली वो 20 नहीं है, वो आज के टाइम पे कितने का है, 25। जैसे आप कोई मोबाइल ले लेते हैं, आज वोल्टर डाउन ही जाता, चलो वो तो आज आपने लाख रुपए का ले लिया, कल को आप कहते हैं 10 दिन बाद वो आज 1 लाख का नहीं हो, 1,20,000 मान लीजिए, अगर ऐसा कुछ है, वरना डाउन ही कहते हैं, तो 80 जाएगा। तो वहाँ प्राइस इंडेक्स नहीं होता, वहाँ पे प्राइस इंडेक्स कहाँ आएगा, महंगाई पे। जैसे पेट्रोल पे बोल देते हैं कि घर वाले कहते हैं 2 रुपए लीटर देखा हुआ महंगा, आपको 96 चल रहा है, तो सबसे तो 48 टाइम्स, और उस टाइम से बेस इंडेक्स ले लो, 2 रुपए इंटू 48 डिवाइड बाई 1, तो 96 आ जाएगा वो चीज। 1 लाख को जब इंडेक्स करने लगेंगे, तुझे बताइए भाई, इंटू 200 डिवाइड बाई कौन सा, जल्दी बोलो, एवरेज, बिकॉज ऑफ क्या, करंट परचेज। हाँ यहाँ थोड़ी समस्या आएगी, जब क्लोजिंग को करने लगोगे इंटू 200/200 ना कर देना, इसको भी किस पे लेके चलना है, एवरेज पे। कारण बताओ, अभी तो आप कह रहे थे कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा फिर में कहाँ से बचेगा, करंट परचेज में से, इसलिए यहाँ बचा गया, फंस जाएगा, 200/200 कर देगा फ्लो में, कि हाँ जी ऊपर भी 200, और तो सर ने कहा था रेट क्लोजिंग का, यहाँ भी 200, यहाँ 200 नहीं है, बिकॉज ऑफ, याद रखना, बिकॉज अभी आपने कहा कि 30 कहाँ से, जल्दी बोलो, आउट ऑफ करंट परचेज। अब जब करंट परचेज 180 से है, तो ये भी तो किससे होगा, 180। तो आपके अकॉर्डिंग फिर इस 90 की वैल्यू क्या बचनी चाहिए, 102 समथिंग। यही तेरी 90 की वैल्यू क्या बच रही थी, जल्दी बोल, 1 लाख। बल्कि वहां तेरी कॉस्ट बढ़ गई, लिफो में तेरी कॉस्ट कम थी, लिफो में तेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, फिफो में तेरा क्लोजिंग स्टॉक कम था, बस ये चीज है। तो ये क्वेश्चन था, एक बार इसको आराम से आप देख लीजिएगा, इसको बना के भी देख लीजिएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, और इसके बाद मेरे पास कोई क्वेश्चन करने का आपको फायदा नहीं, जितने मर्जी है बड़े क्वेश्चन देख लीजिए। ये P&L आ गया, चीज वही है, ये P&L आ गया। एक ईयर आपको दिया होगा, देख रहे हो कॉमन एक चीज क्या दिख रही है, सब जगह क्या दिया हुआ है, 200। ये उस टाइम के खर्चे जब जब आपने करे, डिवाइड बाय उससे करते जाओ, लास्ट में आंसर। इंडेक्स है, कैलकुलेटर का काम ज्यादा है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। देखिए किसमें जी, एवरेज, एवरेज ऑलवेज, ओपनिंग में ओपनिंग, क्लोजिंग में बस ध्यान देना, अगर क्लोजिंग लिफो से है तो डिफरेंट, फिफो से है तो डिफरेंट, वो चीज है, और कुछ इसमें खास नहीं है सर। लिफो में हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी उसने क्यों ली है, किसमें, हाँ फिर बोलो, अब तो आप कह रहे थे लिफो में क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट माल तेरे पास कौन सा आया होगा, न्यू परचेज, न्यू परचेज में से जितना बिक गया बिक गया। हाँ न्यू परचेज में तो 1 लाख है ना, आजा तेरी ना रुक तो जा, पेपर का डर है, कुछ नहीं है। तेरे पास करंट परचेज कितनी, जल्दी बोल, 1 लाख की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तेरे पास कितना पड़ा, जल्दी बोल, अपना 30,000। ओपनिंग क्वेश्चन में कितना पड़ा है, 20,000। आप कह रहे हो लिफो बेचता हूं मैं माल, इतना तो पता चल गया 90 का माल बिका है, ये तो पता चल गया। अब 1 लाख में से 90 बिका होगा, तो यहां से भी कितना बच गया, बल्कि बता, 10-20 ये पड़ा, यूज ही नहीं हुआ, दुकानदार वाली बात है, पुराना स्टॉक पड़ा है वहां बिक नहीं रहा, नया आया वहीं से बेची जा रही है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज है। तो ये चीज हुई ना, कहाँ पे जी बोलो, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पे 200 डिवाइड 180, यहाँ तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला है लिफो का, आपने सारा किसमें से यूज किया, कॉस्ट ऑफ सेल तो परचेज में से। आपने भी, मैंने देखो मैंने क्या किया, ये एग्जांपल में आ जाओ, ये देखो मैंने 1 लाख में से क्या किया, 90 माइनस 1 लाख कहां से था, करंट परचेज, सिंपल। तो आज का 200 डिवाइड बाई 180, करंट परचेज पे आपको मैंने बोल दिया क्या टारगेट लगेगा, एवरेज इज 180, दैट्स फाइन। सारी गेम मुस्कान लिफो विफो की, लिफो है विफो, दो चीज पे इम्पैक्ट आएगा, बस याद कर लो, लिफो विफो का कोई भी मेथड का, एक आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, एक आएगा क्लोजिंग स्टॉक पे। वो आपके सामने थोड़ा प्रूफ कर दिया, एक बार इसको बना के देखिएगा आराम से कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक बार मैं दोबारा से आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये रहे आपके पेपर शेड्यूल्स, एक बार दोबारा मुझे देख लीजिए, फिर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपके कुछ डाउट्स होंगे
वो ले लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट जी, मैं सारे दिखा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए काइंडली, तो मैं डीपीडी दूसरी भी खोल लूंगा एक बार। 2020 नवंबर में पहला क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स काउंटिंग, पहला रेशो जिस बेस पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अ, देख लिया आपने, दिस इज कॉसा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई मैथड लगा दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, इन्होंने वैसे हमें एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इन्होंने कौन सा लगाया होगा, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लगा दो, इफो लिफो की दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये ट्रेंड का द्वारा दिखा दिया मैंने, और ये फंड फ्लो का देख लीजिए। और एक पॉइंट नया रचित ने जो पूछा था, लड़के ने डाउट पूछा था, फंड फ्लो में पीडीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जी आपके अकॉर्डिंग। अभी डाउट पूछा था कि सर कैश फ्लो में पीडीडी आ जाए, तो मैंने कहा था ऑपरेटिंग में जाएगा। कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आ गया तो कैश फ्लो में तो कहाँ गया था, ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। फंड फ्लो में इन्होंने एक बुक में क्वेश्चन है 40,000 वाला, कुछ बच्चे ने भी डाउट पूछा मुझसे, वो 5,000 अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा, तो डेट्स वाई वो 5,000 को मैं बुक में भी देखा, तो पीडीडी वो इंटायरली क्या लेके चल रहा है, इग्नोर। फंड फ्लो में, फंड फ्लो में सिर्फ वो डेटर्स नेट कर देता है ना वहां पे। इसका कारण क्या है, कारण सुन लीजिए, बिकॉज वो डेटर वहां पे क्या कर देता है, नेट, इसलिए कुछ नहीं करना। अगर पीडीडी दिया हुआ क्वेश्चन में तो इग्नोर इट, आप करते नहीं, प्रोविजंस को ऐड बैक करते हैं आप लोग। भाई बैलेंस शीट में होगा नहीं ना, बोलता रहा हूँ मैं, अब तो नया फॉर्मेट आ गया ना। दिया हुआ था 2000 का डिफरेंस फंड फ्लो में, फंड फ्लो में वो आएगा नहीं, फिर कल तो देखा था हमने क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल में माइनस करने के बाद आंसर आएगा। पापा चेक करा देते हैं, मैंने तो कोई देखा नहीं, अभी देख लेते हैं, मैंने तो छोटे क्वेश्चन देखे हैं अभी। एक 40,000 का अभी डीपीडी में ही है क्वेश्चन, उसमें पीडीडी 5,000 रुपए दिया, उसने इग्नोर किया हुआ है। एक मिनट जी बस, पहले लाइन में चल रहे हैं, देख लें, इस पे आपके क्वेश्चन भी आऊंगा। ऑपरेटिंग पेज, और अगर ये अलग से दिया हो दैट इज नेट ना हो, पीडीडी फंड फ्लो में, पीडीडी कैसे दिया हो, फंड फ्लो में अलग से दिया हो, दैट इज नेट ना दिया हो, अलग से कैसे दिया होगा वही पूछ रहा हूं मैं। कोई ओपनिंग क्लोजिंग कह रही है आप, ओपनिंग क्लोजिंग को मैं वही तो कह रहा हूं, कल आपने क्वेश्चन देखा था फंड फ्लो का, उसने टोटली इग्नोर किया हुआ है, उसको लेके नहीं चला। अब अभी देख लेते हैं, एक मिनट को, पहले इसको अगर क्लिक कर ले, मैं फाइल बंद कर दूंगा एक बार, पहले ये देख लो, इसमें भी छोटे में डाउट कोई, ये डन है, वही पुराना क्वेश्चन आपका ये। नेक्स्ट इधर से रेशो डन है ये क्वेश्चन, और ये आपका था लास्ट में जाके कॉमन साइज बैलेंस शीट था, और कमेंट्स मैंने कहा था याद कर जाना, यहाँ पूछे नहीं हुए वैसे, पर याद कर जाना। और थ्योरी में से नेक्स्ट आते हुए ये आपका क्वेश्चन था ये वाला, कुछ याद है, टैक्स फ्री, सेम क्वेश्चन, टैक्स फ्री और ये टैक्स वाला, टीडीएस वाला, ठीक हो गया, 137,500 वाला ही शायद, हाँ वही है, 137,500 वाला सेम क्वेश्चन है, चेक कर लेना। इसके बाद एक ये क्वेश्चन था आपका एक पेपर में जो मैं करा रहा हूँ, ये दिया हुआ है वैसे गलत है ये क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे नहीं आता, पर आया तो फिर मर्जी आपकी है। मर्जी भी क्या है, दो आंसर है, कोई करंट लायबिलिटी कल जो चल रही थी या नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे तक मैं जाके देख रहा हूँ, कहीं पे भी आप देख लो कोई डिविडेंड की बात नहीं हुई, इसको मिक्स ना करना, इंटरम लगा होता है, प्रपोज का इंट्रीम से कोई लिंक नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, इंट्रीम का प्रपोज से कोई लिंक नहीं है, इसको चुपचाप ऐड करो और क्या करो, माइनस, वही टॉप पे ऐड, माइनस कहाँ पे, फाइनेंसिंग। अब आ जाइए ऊपर वाले पे, हाँ जी, अब पूछिए इसका, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, जल्दी बोलो। इसके कोई भी assume करो जी, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट, वैसे बता रहा हूँ पॉजिटिव assumption इज द नॉन करंट। वो क्या होती है कि ईयर देख लो, हाँ 42 ऑपरेटिंग में टॉप में क्या होगा ऐड, 30 क्या होगा माइनस, वैसे ही होती है। अगर आप मुझे बोल देती है डिविडेंड पेड नीचे, मैं इसका काउंट बनाता, ये पॉइंट है। अब ऐसे ही टेक्स्ट में मैडम तो बैलेंस शीट के अंदर है ना, ये तो कुछ भी, अब तो बैलेंस शीट के अंदर आ गया ना, अब नहीं वो करना आपने करंटली इग्नोर वगैरह, फिर 30 को कौन पे करेगा, ये चीज होगी ना, अब बैलेंस शीट के अंदर आ गया। फंड फ्लो में सेम, 42 एडजस्टेड P&L डेबिट साइड, 30 एप्लीकेशन, डिटो सेम ट्रीटमेंट तो वही होएगा ना, पर एक चीज फॉलो करके चलिए ना आप लोग। अगर आप कहते हैं नहीं जी छोड़ो, मैं तो इसको करंट लायबिलिटी लूंगी, फिर तो बात ही बन गई, करंट लायबिलिटी में तो बात ही बन गई। आप कहेंगे 30 से कितना हो गया 42, वर्किंग कैपिटल क्या हो गया डिक्रीज, खत्म, फिर तो अपना वहां जाएगा फंड फ्लो में, और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहां दिखाती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत पुराने क्वेश्चन है, ईयर तो देखो यार 10-11, ये कोई आज के जमाने का क्वेश्चन ही नहीं है, पर ठीक है विश्वास नहीं आपकी बुक का, पर मन नहीं मानता कल आना चाहिए, कारण कि इतना पुराना क्वेश्चन, मैं कहता हूँ पागल है, 20 का पेपर उठा के 10-11 क्वेश्चन डाल दिया, यही नहीं पता कि चल क्या रहा है माइंडसेट। डिटो सेम, अगर बाहर हुआ फिर आप 42 पे मुस्कान काटा मार देती,
30 को ही ऐड करती, 30 को ही माइनस, फिर तो ओपनिंग ही करते हैं ना अपन। नहीं मैडम क्या करें, 10-11 उल्टे नहीं है, पहले इधर 10 है फिर 11, ये भी रखना पेपर में और भी देख लेना। हाँ जी बोलो। अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर टैक्स को, हम क्या करते हैं, इसको हम करंट लायबिलिटी लेंगे। क्यों लेंगे? कैश फ्लो को हम, कैश फ्लो में हमने किसको किसको कह रहे हो आप पहले को? वैसे तो किसी को भी ले लो, हाँ ठीक है, करंट लायबिलिटी ले लिया, चलो मान लो उसके अंदर बिल्कुल जाएगा जी, क्रेडिटर के नीचे। क्वेश्चन देखे मैंने उसमें, हाँ उसके अंदर कर नहीं रही है चीज। फिर मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, होते ही नहीं, तो आप कह रहे हैं करना है, एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है कोई भी ना भी दी हो। मैं तो अभी मैंने आपके सामने क्या कहा कि इसको लेने के लिए डिविडेंड की बात किया था, करंट, और मैंने क्या लिखा, फिर मैंने क्या कहा था, मेनली क्या चलता है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, पर आपको मन नहीं मान रहा कि नहीं सर लो करंट लायबिलिटी फिर मैं ले रहा हूँ, नॉन करंट लो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। तो वही डाउट बार बार पूछिए, यार बैठे पूछ लो, इतना टाइम है, वही बिल्ले काम करिए, अपना कंसेप्ट खराब कर रहे हो ड्यू टू एक रद्दी सा पुराना क्वेश्चन उठा के। आप सिंपल याद करो यार, कोई भी पूरा कुछ भी आ जाए तो अपने आंसर पे विश्वास रख यार। नेट आंसर तेरा 12 आना चाहिए। अब तो क्या करेगा, इस 32 को माइनस करेगा, इस 36 को ऐड करेगा, कहीं भी कर ले, नेट आंसर तो 4 ही ऐड होगा, बस बात खत्म। पेपर में जाके कहीं टकरे मारने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं आगे पीछे। हाँ नीचे अगर आ गया टैक्स पेड या प्रोवाइडेड, फिर तो काउंट ही बनेगा, सिंपल, फिर तो काउंट ही बनेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स में तो कह रहा हूं अंदर भी आ गया तो फिर भी चिंता ना कर, यही कर, 36 को टॉप पे ऐड कर दे, 32 को ऐसे माइनस कर दे। बिल्कुल ये पंगा ना लो यार, करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। मैं आपको समझा नहीं सकता क्या करूँ आपको। कल तो आपने एडजस्टेड पीएनएल का फॉर्मेट पढ़ा है, जहां जहां जो वर्ड्स थे वही वो ऐड होंगे, वैसे ही करना पड़ेगा, ये चीज है। आंसर मैच कराने की बात है, देखो वो डिफरेंट चीज है। आंसर मैच कराना, अगर कैश फ्लो तभी मैच कर जाएगा, 4 ही ऐड करना। अगर तो इस पॉइंट को सोच के देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर दिखाएगा तो क्या कहेगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इनफ्लो, मैं भी तो इनफ्लो ही दिखा रहा हूँ, आंसर तो मेरे मिल ही जाएगा, और ऑपरेटिंग में मिलेगा और सुन। पर टीचर कहेगा कि मैंने तुझे कहा ही नहीं करंट लायबिलिटी मान, ये पहले होता था कंसेप्ट, टेकन एज, जैसे अब नहीं आप कर रहे डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स जो आप करते हैं, डेप्रिसिएशन का फंड है या नहीं है, या लाइबिलिटी साइड है, या एसेट से माइनस है, एक्चुअली अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या करें, पुरानी, मैंने ये खुद अपने टाइम प्लस 2 में पढ़ा हुआ है, अपनी प्लस 2 में पढ़ा हुआ है, 2011 की बातें हैं। अब ये चीजें है ही नहीं, प्लस 2 में आप कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं, वो है ही नहीं। अब मेथड ही दो रह गए, या तो डेप्शन फंड होगा या नहीं होगा, बस। लो जी, पहले एक बार मुझे फ्री कर दीजिए कि मैं देख लूँ, ये डन है। अगला पेपर ये फिर देख लो, होना परफ डेट और रिपीट थे फिगर्स, 160 180 वाला आ गया ऊपर, उसने ये देख लिफो पहले वाला, अभी लिफो में मतलब आपके वाला, हाँ वो डिटो है, वही तो है। 20,000 वहां से बचेगा, 10,000 करंट परचेज से, तो कैसे वैल्यू करने के बाद देख के जाना अच्छे से, वो फिगर डेवलप कर देगा, कुछ नहीं करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, फिगर डेवलप कर देगा, बस इतना तो एक मजे ले ही लेंगे आपके साथ, ठीक है। अगला पॉइंट, रेशो डीटीएम वगैरह जब करके चलेंगे, फिर वही रिपीट फंड फ्लो, और फिर वही पहली बार आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के देनी थी, हमने कर लिया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, और ये भी हमने कर लिया था। 9th नंबर बोल रहा हूँ, 9th फिर नहीं बोल रहा मैं, 9th नंबर रेशो का है, रेशो का है। और ये पता था यार, एवरेज स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होता है, और परचेज ऐसा ना सोचना आप कौन सी परचेज मांग रहे हैं, कैश क्रेडिट या टोटली होती है। जब भी परचेज बोल रहा हूँ टोटली होती है, सर मान लो निकल के आ रही है वो क्रेडिट टर्नओवर से, तो वहां तो नेट क्रेडिट होती है, यार नेट क्रेडिट और परचेज एक ही बात है, कुछ है तो है नहीं, जो आपने दे दिया वही मान लो परचेज है, सिंपल, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे जाके ये आ गया कॉमन साइज एसपीएल, बड़ा सिंपल है, जब भी एसपीएल आएगा आप देख रहे होंगे, इंफॉर्मेशन इस प्रकार की होगी, ओ अच्छी वाली प्रॉपर। इनकम स्टेटमेंट आया फिर उस तरह की होगी, वो प्रॉफिट सेल्स लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो देख के जाना, एक ही क्वेश्चन था वो आपका अच्छे वाला, वो है सेक्शन सी में। देख फिर वही, अब ये फिर भी तुझे ईयर कुछ दिख रहे हैं अच्छे वाले, देख देख, और यहाँ तुझे कहीं पर पोस्टमेंट दिख रहा है इसके अंदर, मिलेगा ही नहीं सर, क्वेश्चन ही गलत है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है। हाँ टैक्स दिख गया, आप वेट करेंगे, फिर भी किसी का वेट करेंगे, आप नीचे गए, ये ले, मतलब डाउट आएगा ही नहीं। कोई बच्चा कह दे ना कि एक बार डाउट आ गया, मतलब ही नहीं यार, तो टीचर ही पागल है, जो जहां से उठा के वहीं पेपर डाल रहा है वो क्या खा के बैठा है, भाई आना नहीं चाहिए। आप 18-19 का कॉपी कर लो, डिट्टो मिलेगा। हाँ बाकी पॉइंट आप देख लेना, ये वेंडर वाला क्वेश्चन है, नोट दैट। और एक मुझसे गलती बहुत बड़ी हुई हुई है, किसी टाइम पेपर में ये दोनों क्वेश्चन देखते सेम से हैं, कैश फ्लो फंड फ्लो, पढ़ लेना किसमें क्या बनाना, ये मेरी आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती है ये, मेरा हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे टाइम सीए इंटर में पहले ग्रुप में अकाउंट्स और कॉस्टिंग है, ओके, एफएम, अकाउंट्स में कैश फ्लो क्वेश्चन आया जी, मैं कराया गलत। बाकी अपने आप पे थोड़ा फेज ज्यादा होता है कि अपन तो टीचर है, अपनी बातचीत है, अपन तो पढ़ाते हैं, पता तो करे।
मैं कोई बात नहीं, अब आ जाए, अब ठीक कर देंगे। आ गया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया था वहां पे, फंड फ्लो मैं तो देखा ही नहीं, दिमाग में मेरे पिक्चर चल रही है पहले पेपर की, मैं क्या यार पेपर पढ़ा मैं उड़ा देना, उड़ा भी दिया मैंने, और फर्स्ट ही क्वेश्चन था मेरे 12 नंबर का ही। अब बाहर आए, मैं क्या जी मिल गई कैश फ्लो मैच कर गई, वो कहते ही फंड फ्लो थी। मैं क्या मसाले मजाक कर रहे होंगे, मैं पेपर खोल के हो गया काम। खुशी में गया कि वो और तो 8 का कर नहीं पाया, मैं ये 12 तो टॉप है, पूरा सुंदर सुंदर बचा के आया पूरा पेपर पहला, वो सीए का पेपर। अब घर अलग एक आगे क्या बताऊंगी मैं क्या बनाया यार। और उस दिन से एक जिंदगी एग्जाम्पल बन गई, जितने सी वाले पढ़ाई थे क्या कि भाई रिक्वायरमेंट पक्का पढ़ो। मैं क्या जब भी क्वेश्चन आए ना, इसको ऊपर ले जाओ, ये मांगा क्या है, हमेशा मैं बॉक्स करवाता हूँ कि भाई इसमें मांगा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि आपको ना कुछ क्वेश्चन याद आ जाएंगे बुक के कि यार ये करा हुआ है, इसमें ये बना था, पढ़ लो, जान के बोल देगा इसका कैश फ्लो बना, और इसका बना फंड फ्लो। और दूसरी गड़बड़ वो कर देते हैं, जैसे आपने एनपीओ चैप्टर पढ़ा हो प्लस 2 में, ईयर्स हेर फेर कर देते हैं, बच्चा याद करके जाता है, हाँ जी ये वाला मैं देखा सर ऐड होता है, ये वाला सर माइनस होता है, ईयर ही चेंज हो जाएंगे। आप कर ही जाओ प्लस माइनस बैठे, जैसे वहां होता ना सब्सक्रिप्शन का होता था, इधर का प्लस ये माइनस, माइनस प्लस, और वहां पे ईयर चेंज कर देते हैं सारी गेम पलट। तो इतनी गलतियां, तो बनाने वाले कोई स्टैंडर्ड थोड़ा सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज तरीका है, तो ये चीज है। इसके बाद पॉइंट सारे आपके कवर्ड हैं। अगला क्वेश्चन ये देख, ये कौन से वाला चेक कर कनप, 18 19, देख तुझे कहीं नहीं दिखेगा डिविडेंड अंदर, और पुराने में दिखेगा, हाँ पुराना जितना क्वेश्चन डालेगा मे भी तुझे 12 13 वाले में भी दिख जाएगा, 14 वाले में भी, क्योंकि तो 15 16 से अमेंडमेंट आ गई थी, तब तो मिलेगा नहीं तुझे। देख वही 10% डिविडेंड कैश देना है, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। और इसमें मांगा क्या है, ये ऐसे बोलता है वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगला अपना बोलता है ये सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, मतलब एफएफओ, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ एफएफओ तो निकल के आएगा, एडजस्टेड पी एंड एल, बस दैट्स ऑल, ये आपके आंसर है, इनसे आंसर मैच करने की जरूरत नहीं। ये थे मेरे अकॉर्डिंग। अब आपका कोई डाउट है पहले लाइन वाइज एक बार पूछ लीजिए, फिर आप देख लेते हैं कुछ खास क्या है। ले आओ जी, कौन से, हाँ मुझे डीपीटी पकड़ा दीजिए, मैं ऐसे ही। आपका रचित प्रथम कोई डाउट है बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, शायद वो फाइनल टच की बुक में है, अब आप ग्रुप में शेयर करवा लेंगे, प्रथम लड़के के पास वो फाइनल टच की बुक है, अभी भी आपको कुछ ऐसा मिला। और मैं फिर कहूंगा एक छोटा सा रिस्क अगर आपके किसी के मन में हो, आप थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करके चल रहे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करके चल रहे, आपने कुछ करी हो तो मुझे पता नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा करके चलिएगा। देखिए कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, ये आपकी थ्योरी वाले चैप्टर ही है पहले तो, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। लो जी, कल तो पूछ रहा था लड़का, लिखो जी, आप क्वेश्चन लिख ही लीजिए, सारे सॉल्व कर देना। लिखो करंट रेशियो 2.5, जल्दी प्लीज थोड़ा लिख लीजिए। करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, 0.75 प्रोप्राइटरी रेशियो। वैसे इसने थोड़ा सा दिया हुआ है फॉर्मूले के अंदर, क्या दिया हुआ है मैं आप भी लिख देता हूं, फिक्स्ड डिवाइड बाय क्या, प्रोप्राइटर फंड्स, फिक्स्ड डिवाइड बाय क्या, प्रोप्राइटर फंड्स, ये दिया हुआ उसने ब्रैकेट में हमें। और नीचे इंफॉर्मेशन में सर है वर्किंग कैपिटल, इट्स 60, और दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, दिया हुआ है इट्स 40, रिजर्व एंड सरप्लस, और बैंक कोड दिया हुआ है 10, बैंक कोड इज 10, ओके। देयर इज नो लॉन्ग टर्म, धन्यवाद, और फॉक्टिशियस, एनसीएल है ही नहीं, मतलब लायबिलिटी साइड पे है क्या, इक्विटी और करंट, करंट तो वह दिख रहा है अभी आ जाने वाला है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, बस आप करिए शुरू अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको समझ आता है, मैं तो कह रहा हूँ हो गया क्वेश्चन तो वैसे और हो जाएगा, कर लीजिए शुरू करिए। पहला पॉइंट क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स, लिखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, अगर इसको मैं यहां से थोड़ा फिट करूं, सीए माइनस सीएल, और थोड़ा ठीक बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना आया था 60, इक्वल्स टू सीए क्या था 2.5, ये क्या था 1x, तो 60,000 इक्वल्स टू 1.5x आ गया। तो आपकी x की वैल्यू आई थिंक सो आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 40, तो CA आ गया 40 इंटू 2.5 करेंगे तो 1 लाख, सही है। CL आ गया आपका 40, x ही माना था ना आपने,
CL आ गया 40, डन है आगे। और LR आपका आ जाएगा, वो भी कर ही लो यार, 60 आ गया, 1.5 इंटू 40 60, ठीक हो गया। ऐसे क्यों करा रहा है कि 1 लाख दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 40, वो क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री। पहली बात, कुछ हेल्प हुई। करंट लाइबिलिटी आपका आया 40, जिसमें हिंट दिया कि 10,000 तो क्या दिया हुआ है, बैंक कोड ही, तो बाकी 30 का क्या होगा, क्रेडिटर। बाकी 30 का क्या होगा बिना कहे, क्रेडिटर। बैलेंस शीट बनानी ना तो सुंदर लगेगी, कि ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये चीज हो जाएगी। यहां तक हो गया, डन है। भाई साहब ने आपको हिंट क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड मतलब ये एसेट ही बोल रहा है, वैसे फॉर्मूला गलत है, प्रोप्राइटरी का रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, पर ठीक है, जैसे आपकी बुक बोल रहे हैं चलते हैं अपन को लेके। और इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये बताइए मुझे। सेम ही होता है जी, प्रोप्राइटर फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड एक ही बात है, नेटवर्थ एक ही बात है, ये अलग है कुछ। हाँ फिर यही होता है, तो बाकी और भी अगर चीजें होंगी तो ऐड करनी है, और चीजें होती हैं वैसे, माइनस होती हैं अगर फटिशियस कुछ हो, वरना और कुछ नहीं होती। हाँ वही माइनस होंगे ना, फटिशियस, डिस्काउंट्स, शेयर इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, अगर ऐसा कुछ होगा ये माइनस होगा हमेशा जी, हमेशा ऑलवेज। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा मुझे बताइएगा। बैंक कोडी, इधर आपने अपने को और क्या कहा है आपने मुझे, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड्स कह रहे हैं मुझे, कितना, इसमें कोई इंफॉर्मेशन कम दी हुई है क्या कुछ यहाँ पे। सर ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ assumption दिया है बुक में क्या, देखना कुछ। ये सर इक्विटी और लायबिलिटी को एसेट के इक्वल किया हुआ है, इक्विटी, जैसे प्रोपराइटर फंड एक्सेड या लॉन्ग टर्म लोन कोई है नहीं, करंट लायबिलिटी 40,000 करंट लायबिलिटी अपने को 40 दिया हुआ है, उधर से शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या किया हुआ है, करंट एसेट्स। यस सर। दिखाना जी मुझे बुक में एक बार, बुक में है आपके पास ये, मुझे बुक ही दिखाइए, आयुष देने बुक देने, कौन सी इलस्ट्रेशन है बताई दो, इलस्ट्रेशन ना, इलस्ट्रेशन नंबर 63 पेज नंबर 4.111, ये रही, दो मिनट ये रहा कनब, 4.110 में 4.110 पे, ठीक है। 40 तक अपना 1 लाख तक ठीक है, 60,000 तक ठीक है, इन्वेंट्री तक ठीक है, बस यहाँ पे ये पॉइंट था, हाँ यही लग रहा था, तो प्रोप्राइटरी रेशियो ये लगा रहा है, फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75:1। दोबारा सुन लीजिए, इसने अपने आप में फॉर्मूला क्या लगाया, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड्स, ये 0.75 है तो नीचे 1 होगा, सिंपल ये हो गया। इसने आगे जाके क्या किया, प्रोप्राइटर फंड्स अगर 1 है, फिक्स्ड एसेट्स आपको दी हुई है कितने पे, 0.75, तो इसने मान लिया जी प्रोप्राइटर फंड्स आर एक्स, फिक्स्ड एसेट तो हो गया जो ठीक है, प्रोप्राइटर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू बैलेंस शीट रख लिया, तो x आपको पता नहीं, 0 वो है, प्लस 40 इक्वल टू 0.75x प्लस 1 लाख प्लस 0 हो जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन मिस है। समझ गया, एक बार देख लीजिए आप लोग, बुक आपके पास है, एक बार देख लीजिए, मैं बुक से रेशियो मेरे पास स्कैन नहीं है, दिखाता आपको, पढ़ लीजिए। इसने दोनों जगह क्या मान लिया सर, एक्स मान लिया, ना तो आपको क्वेश्चन में दृष्टि फिक्स्ड एसेट पड़ता है कहना, ना अपने को जो प्रोप्राइटर फंड्स पता है, वरना अपने पास क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों पता होते हैं। तो इसने क्या करा, दोनों इक्वेशन को बराबर रख लिया, कैसे, प्रोप्राइटर फंड्स प्लस, वैसे लिख रहा है जरूरत है नहीं वैसे इसकी, एनसीएल प्लस सीएल, डन हो गया। इस भाई साहब को उसने एक्स ले लिया, ये तो 0 ही है, और ये तुझे पता ही था कितना आ गया 40, इधर तुझे पता है दो चीज का टोटल होता है, एफ ए प्लस सी ए, सी ए तेरा शायद 1 लाख है, जल्दी बोलिए इकट्ठी कर लेते हैं सारा, एफ ए तेरा दिया हुआ है कितना 0.75, एक्स दिया हुआ है, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर मल्टीप्लाई कर दो बस, ये चीज है। मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, दो चीजें ना हो तो एक्स ले लेना, सिंपल। ये देखो इसके बाद तो कॉमन सेंस मैथ जानते ही हैं, 40 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर 1 माइनस 0.75 में 2.25 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, 60 के, तो रिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको पता है 240 इज योर प्रोप्राइटर फंड्स, अगर वो 240 है तो गेम ही होगी, ये आपकी एक्स की वैल्यू 240,
और अगला उसने क्या था 240 में, आप जानती हैं 40,000 क्या थे, जल्दी बोलो, रिजर्व्स। तो इक्विटी पार्ट कितना आ गया, सिर्फ 2 लाख रुपए, अगर आपको ज्यादा चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेफरेंस कैपिटल दी होती, प्रेफरेंस, हाँ, तो हम ऐड करते हैं प्रोप्राइटर्स फंड? नहीं करते जी, कारण वो भी प्रोप्राइटर फंड का ही पार्ट है। प्रोप्राइटर फंड में आता क्या क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह की है, 2 तरह की, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर आता है, ऐड करके आते हैं हाँ, मतलब आपका 240 ही आता, इसमें से आप माइनस करके फिर मुझे इक्विटी बता देती। जैसे अभी आपने 40 माइनस किया रिजर्व का, फिर मतलब 20-30 होती माइनस करके फिर आता है इक्विटी का, ये पॉइंट है। और एक नई चीज इस बुक से ही पता चला, ये जो बोल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड्स, ये थोड़ा इसको प्रॉपर बना रहा है, आप बुक से देख लो कैसे बनाते हैं। प्रोप्राइटर फंड दिखता है पहले, फिर लिखता है ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आपने वो पैसा कहाँ का इन्वेस्ट किया। जैसे फिक्स एसेट का आंसर 0.75 करके कितना आ गया, जल्दी बोलो, 0.75 करके कितना आ गया, इट्स 180। मतलब प्रोप्राइटर फंड्स की स्टेटमेंट का मतलब जो पैसा हमारे पास आया, आगे आपने वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया। फिर हमने करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में लगाया 40, अदर में लगाया 60, तो करके कितना होंगे 280 माइनस करंट लायबिलिटी करके 240। इसने प्रूव करके दिखाया कि 240 की डायरेक्शन कैसे है। ये नया पॉइंट था स्टेटमेंट बनाने वाला, बुक में है 4.110 पे, देख इसकी सेम 4.184 पे 23rd, हाँ सेम ही तो है, वही है, कुछ नहीं अमाउंट चेंज है, अमाउंट चेंज है, इसमें उसने बैलेंस शीट मांगी। ठीक है जी, पेज नंबर 4.184 पे, ये जितने एग्जामिनर कॉर्नर वाले हैं ना सारे वही आते हैं, 2002 का क्वेश्चन है जो उठा के इन्होंने डाल रखा है। ये पेपर में आया था क्या जो आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ये 20-21 में आया हुआ है क्या? 20-21 में तो है नहीं ना, 20 में तो है नहीं ये, अभी तो खोला हुआ था, अभी तो है नहीं था। हाँ देखो मैं 20 का पेपर ही खोल रहा था, 20 में कहाँ पे, 20 में आया ही नहीं। हाँ देखो 20 का पेपर तो है यार, क्या हो गया सर 2021 में आया। रुक तो जाओ सर 21 के पेपर में है। 2 मिनट पहले तो ये रहा 20 का पेपर, ये कह रहे हो? हाँ ये रहा, यहाँ पे 20 में है, 21 में नहीं है, 20 में। हाँ ओ मैंने मांगा भी स्टेटमेंट यूएस इलस्ट्रेशन बेस पे, तो इसकी भी इलस्ट्रेशन देख जाइए, वरना इसके ये फाइनल में होंगे सारे आंसर इसके, अगर इसमें आप ट्राई करेंगे ना। ज्यादा सीरियसली क्वेश्चन तो इस तरह का क्वेश्चन भी करके जाना एक बार, 22 नंबर आ जाता है कई बार, 20 नंबर भी आ जाता है इसी पे 4.184, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना 4.184 पे है। क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा लग रहा है, नॉर्मल है, बैलेंस शीट बनाने के लिए वर्ड सारे क्लियर है आपके माइंड में। ये 20 नंबर ठीक है क्वेश्चन, पेपर के लिए बिल्कुल सेट बैठता है, ये आया हुआ ऐसा, क्योंकि बाकी ना ठीक है, नॉर्मल सारे दिए हुए हैं। बाकी ठीक है यार, देख रहा हूँ कि ऐसे तो कोई भी कर लो, 26 भी ठीक लग रहा है, हाँ 26 भी अच्छा है, काफी रेशियोज मिक्सअप हो जाएंगे उसके अंदर, 26 भी ठीक है, और ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना तो 31 बेस्ट है, ये तो पक्का करके जाना मैं कर रहा हूँ, 20, 26, 31, 20, 26, 31, 31, 37, ये तो आया बस 37 भी 31 वाला 31 आया लास्ट ईयर। अच्छा, तो मुझे तो वैसे ठीक लग रहा है कि उन्हें बेसिक स्टॉक के ऊपर भी है, इसमें सारी वैरायटीज ही कवर हो जाएगी, नॉट कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उतरे, इस तरह के ऊपर ऊपर बैलेंस शीट बन जाएगी, और ऊपर से अपने को अच्छा लग रहा है 37, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बेस्ट जाएगा 37। और इसके बाद जनाब जी एक ये कर जाना 42 कर लिया ठीक है। अच्छा उसी तरह ठीक है, कोई रिपीट बहुत है ना, 44 ठीक है, वैसे करा हुआ है मैंने, उसमें क्लास में कराया हुआ है, ये क्लास में कराया हुआ है मैंने, ये 44 मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये फिर रिपीट है, देख लो 49 नंबर पे फिर वही रिपीट है,
49 पे ये फिर रिपीट है, तो इसका बैलेंस की बैलेंस डन है। कैसे बनेगी? किसकी जी बोलो, इसलिए इस इंफॉर्मेशन का बैलेंस शीट कैसे बनेगी? 280 से मैच कर तो रही है, हमने तो क्या छोटी ये तो प्रोवाइडर फंड स्टेटमेंट है ना जी, इसलिए तो कहना बोल रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट अलग चीज है। पेपर में वो एक क्वेश्चन पूछा था उसने, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट 280 से मैच कर जाएगी। 240 का प्रोप्राइटर फंड, 40 की लायबिलिटी, उधर 180 और 1 लाख की करंट एसेट। सर इसमें बैकआउट तभी तो मैंने स्टार मार्क करवाया। अगर प्रोप्राइटर फंड स्टेटमेंट, जो कल वही उषा पूछ रहे थे कि क्या फर्क होगा, फर्क है, बस स्टेटमेंट पूछ रहे हो तो मतलब इन प्रोप्राइटर फंड दिखा के माइनस रिजर्व करके जो भी आपने करना है, फिर उसके पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें, इन फिक्स्ड एसेट, इन करंट एसेट में, इन्वेंट्री में, स्टॉक में, जैसे भी लास्ट करंट लायबिलिटी माइनस करके। आप कौन सा कह रहे हो पर इसमें बैकआउट ड्राफ्ट का क्या किया? कहाँ पे कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट निकालने काम आ जाएंगे, क्रेडिट निकालने काम आ जाएंगे। 40,000 की तेरी करंट लायबिलिटी है जिसमें 10,000 का बैंक डी है, इसका क्या होएगा क्रेडिटर, अगर बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉपर्ली दिखाएगा बस। सर ये पहला स्टेशन 78 का आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 78 रेशो क्या है जी, एक मिनट, हाँ जी पढ़िए। 78 में थोड़ा इनकम बेस पे चलेगा, पढ़िए। इसने पूछा कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ही मेन ज्यादा सीन है इसमें। एवरेज, ओपनिंग, ग्रोस कैसे निकलती है, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। और नेट का मतलब क्या होता है, इसमें से हम प्रॉफिट माइनस करते हैं हाफ ईयर का आफ्टर टैक्स, तब आता है, सुनिएगा। प्रेफरेंस दिया 3 लाख, इक्विटी 5 लाख, डिवेंचर 4 लाख, ये भी आएगा, रिजर्व 2 लाख, करंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं, फिक्स एसेट का काम नहीं, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और पेटेंट ट्रेडमार्क का कोई काम नहीं। रिजर्व है सरप्लस इंक्लूड करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट कितने का, 40,000, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है फॉर 1 ईयर, एंड आफ्टर क्या दिया हुआ है, टैक्स प्रोविजन, तो ठीक है, हमें प्रॉफिट आफ्टर चाहिए होता है पैट, उसका हाफ माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो नेट आ जाती है। एवरेज होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग निकाल लो, डिवाइड बाय 2 कर दो। आगे सुनना, इनकम फ्रॉम कोटेड इन्वेस्टमेंट से 10% आपको इंक्लूड करके किसमें, करंट ईयर प्रॉफिट में, ये थोड़ी समस्या करेगा आपको, पहले तो प्रॉफिट ही करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊं, एडवांस अकाउंट में चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था मैंने, वो तो एसेट माइनस लायबिलिटी हुई है, कल टोटल एसेट माइनस क्रेडिट लायबिलिटी, और दिक्कत है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट होता है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं, अभी तो आप मुझे कह रहे थे प्रॉफिट 40,000 है, और ये आफ्टर क्या है, टैक्स 50%, तो प्रॉफिट कमाया कितना होगा आपने जल्दी बोलेगा, 80,000 रुपए एड बैक करके। और इंटरेस्ट कितना मिला आपको चेक करके बताइए, 10% मिला है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी दी है चेक करना ऊपर, कोटेड की 1.5 लाख का 10% कितना बनता है, 15, उसने नीचे हिंट भी दिया है, सच इन्वेस्टमेंट बीइंग नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आगे क्या पूछा है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको दिया ही हुआ है, फिर दिक्कत क्या है। अनकोटेड भी क्यों करनी है? हाँ कोटेड मतलब अनकोटेड के बाहर का जी, यहाँ पे इसने दिया हुआ कोटेड इन्वेस्टमेंट, और नीचे हिंट दे दिया ना आपको, सच इन्वेस्टमेंट बीइंग कहाँ यूज करिए, अपने नॉन बिजनेस, अपने बिजनेस में नहीं, इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, इसका मतलब है नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड नहीं होती कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त, ना नॉन ट्रेड का ब्याज आए। मैं आपको भी दिखाई देता हूँ, पेज नंबर 4.139 पे वर्किंग नोट देखो, आपका काम शुरू हो जाएगा। पेज नंबर 4.13 पे वर्किंग नोट देखो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट दिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, थोड़ा ध्यान सुनना। आपने मुझे बताओ कितना प्रॉफिट बताया था, जल्दी बोलो। आफ्टर क्या था, टैक्स, ना ना ना, आफ्टर इंटरेस्ट तो था ही था, पहले क्या लगा, टैक्स लगा हुआ ना, तो टैक्स कितना लगा हुआ जल्दी बोलो, 50%, तो कॉमन सेंस है 50% सरकार टैक्स लेगी, 50% ये प्रॉफिट है, तो 40,000 का ही टैक्स कितना बन जाएगा, 40 ही बन जाएगा। चेक करो कितना आ गया, 80। और आपने मुझे कहा था ये आफ्टर क्या है, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट चेक कर, डिवेंचर का कितना बनता है, 4 लाख के डिवेंचर है, 9% कितना बनता है, 36, उसको भी एड बैक कर दो, कितना बन गया मैडम, 116। बचा कहता है इसको करने की क्या जरूरत थी, अच्छा वाला इंटरेस्ट माइनस कर दो, कारण दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं चेंज होगा इस वजह से। अब सुनो, 116 माइनस इनकम करो, कौन सी जल्दी बोलो, 15,000, ये माइनस करनी थी हमने, दैट इज अ नॉन ट्रेडिंग इनकम, लिख लो चाहे इसको, नॉन ट्रेडिंग इनकम या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट, ये माइनस कर दिया मैडम, कितना आ गया जल्दी बोलो, 1,01,000। अरे मजा लेने के लिए एक रिटर्न ही निकाल रहा है, मैं बताता हूँ क्या, नीचे भी अपने को चाहिए होता है, अगर आपको याद हो कैपिटल एम्प्लॉयड पे आंसर निकालने के लिए, आरओआई निकालने के लिए एनपी चाहिए होता है अपने को, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड, डिविडेंड तो बहुत दूर रह गया, है ही नहीं, तो मैंने आपने मुझे आफ्टर टैक्स दिया, मैंने इसको ठीक किया, आपने आफ्टर इंटरेस्ट दिया, मैंने इसको एड बैक किया। सर 15 क्यों माइनस किया, आपको बता देता हूँ कि 15 इज अ नॉन ट्रेडिंग इनकम एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आरओआई, एनटीआई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम
हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनता। तभी चेक कर लो तीनों फॉर्मूले में ऊपर डिवाइड बाय क्या चल रहा है, 1,01,000 चल रहा है। देख लीजिए 1,01,000 इंटू 1,01,000 इंटू नीचे हर बार चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? आपने पूछा मुझे 3 बार है। क्या पूछा आपने मुझे? नेट कैपिटल पे बताओ, ग्रॉस पे बताओ, एवरेज बताओ। नेट पे निकालो पहले। नेट तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, चेक लो कितना 11,25 कर लीजिए सॉल्व। 1,01,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 11,25,000 चेक कर लिया, आ गया कितना 8.59। दिस इज द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। 11 नेट कैपिटल नहीं वो तो ठीक कह रही है, यहाँ पे 11,25 दिया हुआ, वहां पे कितना लगा रहा है 11, वहां उसमें फिर मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। 11,75 तो दिया हुआ उसने यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। ये देखो पहले आप कंप्यूटेशन सीखो, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैसे आएगी, स्टार्टिंग में आ जाओ। लो जी ऐड करना शुरू करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लीजिए एक बार। प्रेफरेंस 3 लाख, इक्विटी 5 लाख, डिवेंचर 4 लाख, रिजर्व 2 लाख, कितना मांगे टोटल 14 लाख। माइनस करेंगे यहाँ पे मुस्कान दो चीजें जी। एक क्या नहीं समझ आ रहा, मैं बोल तो रहा हूँ डेट प्लस इक्विटी माइनस द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वही तो कर रहे हैं। देखो इधर कर रहा हूँ ना, अब इधर बोल रहा हूँ मैं डेबिट साइड। वो 4.138 पे देखो, 4.138 पे अभी आएगा। 2 मिनट शांत रहो, अगर ऐसी सोची जाओगे फिर तो कुछ नहीं बनने वाला। अगर आपने पूछ लिया तो तसल्ली करके जाओ, मना तो कल तक तुझे नहीं आनी। यही क्वेश्चन पूछा था, आया नहीं। अगर आ गया तो करा कराया, कुछ नहीं है। अगर आप मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे भी रेशो तो पड़ी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट प्लस इक्विटी वही तो जोड़ रहा हूँ मैं। अब मुझे इक्विटी जुड़वाओ क्या क्या है। प्रेफरेंस 3 लाख, इक्विटी 5 लाख, डिवेंचर 4 लाख, रिजर्व 2 लाख, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। टोटल कितना होगा जल्दी देखिएगा 14 माइनस। अभी आप मुझसे कह रही थी क्या माइनस करना पड़ता है इसमें से, प्रीलिमिनरी, मैंने वही करा। देखो फालतू नहीं बोलूंगा, कितना माइनस किया 75। अब एक नया वर्ड सुन ले बस, क्या अभी आप इनकम में से अगर नॉन ट्रेड इनकम बाहर कर रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगी। अब मैं इसको लिंक इसलिए नहीं करा पा रहा, फॉर्मूला समझ के याद करना है फिर तो हो जाएगा। अगर याद करना है कि बीकॉम 2 में हमने खुद पढ़ा हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि आप इनकम भी बाहर करते थे और इन्वेस्टमेंट। जब इनकम बाहर कर दी यार तो इन्वेस्टमेंट क्यों लेके चलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी बाहर होगी। कौन से वाली, वो 1.5 लाख। तो माइनस करके आपका क्या आ गया जल्दी बोलिएगा 11,75 एंड दिस इज योर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आ गया आपका नेट, पहले एक बार देख लो। डन हो गया। अब अगला पॉइंट ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बस करंट लायबिलिटी ऐड कर दो। वैसे कभी आता नहीं होता पर फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है, नेट तो जो आप करते हो कर ही लो। वैसे बता रहा हूँ नेट कोई वर्ड होता नहीं, ठीक है। आपकी बुक +2 वाली बुक तो बोलती नहीं नेट वर्ड होता है, वो तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। पर अपनी बुक ने नेट और ग्रॉस वर्ड क्यों यूज किया, कहता फिर जिसमें हम करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे उसको क्या बोले, तो हमने नाम बोल दिया उसको ग्रॉस, तो इसको क्या नाम बोल दिया फिर नेट। मतलब याद कर लो कि करंट लायबिलिटी भी ऐड करोगे तो इसका ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, अदरवाइज नेट। एक बार देख लीजिए हो गया। 2 रेशियो से सॉल्व हो जाएंगे आपकी, नेट और ग्रॉस से। चेक कर लो। शेयर होल्डर्स फंड ग्रॉस होता है कि नेट? शेयर होल्डर फंड तो रजे होता ही सिर्फ शेयर होल्डर फंड है, उसमें तो ग्रॉस नेट होते नहीं कुछ। कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड एक ही बात नहीं है। मैडम क्या डेट भी होता है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, आप लिखिए ना उसको। अगले पेज पे चेक करिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ ईयर आपने अभी निकाला कितना है जल्दी बोलो। और बिगिनिंग नीचे दिया हुआ है जो आप मुझसे पूछ रहे थे मुस्कान, तो 11,25 क्यों, हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, बिगिनिंग है पड़ोस के लिखा हुआ बिगिनिंग है वो। दोनों को ऐड कर लो, उससे एवरेज कर लो, 11,50 आपका आ गया। जिससे एवरेज और एक नेट कैसे आया, वो ग्रॉस बता दिया। करंट लायबिलिटी जोड़ोगे ग्रॉस बन जाएगा। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पहले दिया हुआ है, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और कुछ नहीं है। और आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और होने का फॉर्मूला आपको और दिया हुआ है 4.139 पे देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द। हाँ अगर आपको ये नहीं समझ आता उस्मान कि क्या क्या जोड़ना है शेयर होल्डर में, तो आप एसेट साइड से भी आ सकती हैं। जो एसेट से जब आएंगी तो ध्यान रखना फिक्स एसेट आएगा, करंट आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट मत लेना क्योंकि वहां माइनस करें ना हम लोग, तो यहाँ ले लेना मतलब। तो अनकोटेड पेटेंट्स तो माइनस करंट लायबिलिटी कर देना, बात वही आ गई। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड प्लस डेट जोड़ लोगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, जैसा कम है। बस नेट और ग्रॉस में फर्क समझ लो। नेट में क्या चीज है, माइनस तो करना ही करना, चलो ग्रॉस में बस करंट लायबिलिटी ऐड कर, दैट्स इट। और कोई डाउट है पूछिए 71 इसी में, ये ले लो भाई 79। बाकियों को कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि हमने देखा भी नहीं कहाँ के डाउट है। 79
हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? ये करना ही नहीं आपको, नहीं आएगा। अर्निंग बेसिस पे और परसेंटेज बेसिस पे आना ही नहीं है। 61 पे आ जाएगी। ये तो सर शेयर्स का पार्ट है। हाँ जी, इसमें पूछिए। वैसे तो ये भी नहीं आएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो का जी, प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, अर्निंग्स अपॉन मार्केट प्राइस लिखा नहीं हुआ? अर्निंग्स अपॉन, याद करने का तरीका याद कर लो बस। प्राइस अर्निंग है ना, क्या करने का तरीका? अर्निंग अपॉन प्राइस, सिंपल तरीका लिख लो उसके सामने। प्राइस अर्निंग का अर्निंग अपॉन प्राइस। मैं आपको अलग से कराता हूँ, पहले बाकियों को डाउट पूछो, जब बाकियों ने भी करना है तो बता दो, फिर दिमाग खराब हुए ये फायदा नहीं। और एक चीज और, नहीं पता होना चाहिए यार, इसमें क्या दिक्कत है। और एक चीज और, सिंपल फाइनल टच से मैं आपको 4-5 फोटो अरेंज करा देता हूँ। सिंपल मीनिंग ऑफ सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कि अगर किसी छोटे क्वेश्चन में दिक्कत पड़ी, मुझे पढ़नी तो चाहिए नहीं यार, बार बार बहुत चीजें पढ़ ली आप लोगों ने, ठीक है। और पेपर सबको स्टैंडर्डाइज देके बनाया जाएगा, नॉट ये कि उड़ा दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वही पैट चैप्टर्स हैं, वही आने हैं, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ बस ये कि मैं आपसे ये बार बार चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकल अगर आप जा रहे हैं तो उसमें एक फायदा होकर चाहिए आपको, क्या कि जितनी इलस्ट्रेशन दोबारा टाइम बचा है, बहुत टाइम पड़ा है वैसे तो, पूरा 4 दिन टाइम पड़ा है, आराम से बैठ के उन पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए। कि जैसे मैंने बताया, पीडीडी फंड फ्लो में कहीं ट्रीटमेंट नहीं लेता वो, जहाँ पे है वो देख के चलिए, ठीक है, दिखा दीजिए मुझे। रेशोज जहां हमने जितना देख लिया मोर देन सफिशिएंट है। हाँ स्टेटमेंट मांग रहे तो कैसे बनती है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस, और कुछ मत करिए, बहुत है यार। डिप्टी भी देख लिया आपने, पास प्रैक्टिकल्स भी देख लिए। हाँ जिसका आंसर भी चाहिए वो बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, वो प्रथम को मैं बोल दूंगा, वो आपको सेंड कर देगा। थ्योरी जरूर चाहिए, तो एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में खोल के बैठा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल और एचआर है कि इनके क्या, अगर अगर सेफ चलना है, वरना तो कोई बनती नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के 6 पेज भरने कहीं की तुक नहीं है ना, सोशल के 6 पेज भरने ना एचआर के। अच्छा तो कैश फ्लो बना लो, जितना एक पॉइंट गलत होगा कोई चक्कर नहीं, 12 फिर पक्के हैं, इतनी सर्टेनिटी पक्की है अपनी। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बना के आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। एडजस्टेड पी&एल से किंतु वृत्तु करके फिर भी आंसर मैच करा देंगी, अब रेशो फिर भी निकाल देंगी करके। मतलब ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, मैं पढ़ जूंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं नहीं मानता कि इसमें थ्योरी पढ़ के जाना 6 पेज लिखना और उनको भी पता तो क्या लिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की थ्योरी बनती हुई नहीं साले, तू बनाई जा रहा है, जिसमें चैप्टर ही ऐसे 4-5 दिए। मतलब मेरे को कहना थे अब डीपली का ट्रेंड चेक करो, डालना हमारा काम है। या अगर डीपली देखोगे, ये आपके पास डीपली थी, ये आपको पूछा, देखो द मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर टू प्रोवाइड डेटा टू हेल्प मैनेजमेंट। क्या सुन के डर लगता है, क्या पूछ रही है ये, फिर भी देखिए ऐसा लगेगा अपने वाले बंदे लग रहे हैं, यहाँ भाई कुछ तो निकालेंगे। हाँ फॉर्मूला उस पर प्रॉपर वर्क कर जाइए, प्रॉपर उसको देखिए। ट्रीटमेंट का ना फिर कहूंगा कि उसमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है, तुझे पेपर में आएगा ही 2010-11 वाला सिस्टम आएगा ही इस टाइम का। हाँ बार बार उसमें वेंडर वाला, इनके वैसे 99% चांस है कि ये कॉपी पेस्ट ही करते हैं पेपर को, मतलब उसी में से कुछ तोड़ मरोड़ के से दे देते हैं ये। हाँ ज्यादा पुराना नहीं जाएंगे, नया कुछ आया ईयर ना चेंज हो जाए, ठीक है। अगर आया क्वेश्चन तो कंसेप्ट बेस ही होगा, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। एक और लॉस वाला क्वेश्चन जब होता है, मान लो 2 साल दिए होते हैं, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट, तो कहा था डायरेक्टली आंसर मत जज करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, आप दोबारा सुन लीजिए। कि ईयर है 2020 और 2000 यहाँ पे सॉरी 19 मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं, जैसे होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10,000 लॉस, यहाँ दिया हुआ है 30,000 प्रॉफिट, तो क्वेश्चन कितने से स्टार्ट होगा? जो कैश फ्लो में करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कितने से स्टार्ट होगा? फंड फ्लो में तो आप कर देंगे, मुझे पता है, वही पूछूंगा अभी। एसपीएल कितने से स्टार्ट होगा क्वेश्चन? 40,000। 40,000। ओए डेबिट नहीं, अमाउंट पूछ रहा हूँ तो, पर तो यही ना पेपर चेक कर दिया, करना क्या है? 40,000 पॉजिटिव। कुछ बच्चे गलत ले लेते हैं 10, 30, 20, कुछ और ही कर लेते हैं। तो सीन क्या बताया था, 10,000 पहले आप लॉस में थे, आज आप 30,000 प्रॉफिट में हैं, तो मीन्स आपने 40 कमाया होगा कि वो 10 कैंसर, ये ऑरली वे, वरना चुपचाप अगर ऐसा आया करंट ईयर माइनस, इसी में सिर्फ करंट मैंने प्रीवियस किया था, बाकी सब जगह प्रीवियस माइनस आपका करंट चल जाएगा, क्योंकि और कोई नेगेटिव होता ही नहीं, और कोई नेगेटिव होता ही नहीं, सिर्फ एक यही एक नेगेटिव आइटम है जो दोनों नेगेटिव आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे तो आप कहेंगे जी नेट आंसर जब स्टार्ट करेंगे 10 पहले लॉस में थे, आज 30 लॉस में हुए, तो 20 ही लॉस आया होगा, तभी तो 10 + 3 बैलेंस शीट आज की है ना। तो जो मैं इसको अपने यहाँ फिट करूं -30 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस, तब देखेंगे तो 20 अभी भी क्या आ रहा है
नेगेटिव। गलत नहीं होगा, मतलब सारा क्वेश्चन का मजा ही खराब कर देंगे शायद ऐसे पॉइंट की वजह से, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कोई दिक्कत। ठीक है, और जो फंड फ्लो पूछ रहा था कनव, अगर इसी को अपन बनाते हैं एडजस्टेड, कहाँ पे, पी एंड एल, पहले साल तेरे पास क्या है, लॉस है, कहाँ लिखेगा इसको, डेबिट साइड। हाँ हाँ, यहाँ पे 10,000, और ये प्रॉफिट था मान लो मेरे केस में, तो ये कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, कि उधर चले जाओ, इन मेरा मन नहीं मान रहा, उधर जाएगा। मन को थोड़ा संभाल के रखो, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको देखो। ठीक हो गया। और जो आप कल मुस्कान डाउट पूछ रही थी कि ना, क्वेश्चन किया हुआ इनकी बुक में फंड फ्लो का है शायद वो, या कैश फ्लो का होगा, नीचे प्रोविजन फॉर डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और आपकी बुक ने ना वो एसेट में ऐड नहीं करा हुआ, ऐसे ही अकाउंट ना दिया। घबराने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट आपने किया हुआ है, आंसर रिमेन्स द सेम। इनको बोला था कल, आप उसका अकाउंट विद ऐड करके बनाएंगी तब भी वही आएगा, डेप्शन का बनाएंगी तब भी वही आएगा। मोस्टली चांस क्यों होता है, क्यों नहीं बनाया, सुनो, कारण उसने नीचे कोई सेल परचेज का पॉइंट आपको दिया ही नहीं, कहता बना के करना क्या, वरना कंसेप्चुअली रॉन्ग है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो ये 4 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन, एक तो है ही नहीं, एक बैलेंस शीट के बाहर है, एक बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे है, एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट में से माइनस करके दिखाया हुआ, बस वो 4 है। आप समझोगे, अगर एसेट में से माइनस करके दिखा रहा हूं तो ग्रॉस भी आपके सामने बैठा है, नेट भी आपके सामने बैठा है। लायबिलिटी साइड दिखा रहा हूं तो एसेट में जो दी है वैल्यू इज द ग्रॉस वैल्यू, अगर नीचे दी हुई है बैलेंस शीट के बाहर तो वैल्यू जो नेट है। वो ऐड करते वक्त गलत मत ऐड कर देना, ओपनिंग में ओपनिंग ऐड हो, क्लोजिंग में क्लोजिंग। यार ईयर उल्टे फुलटे होने से क्या, ऊपर तो ऊपर ईयर बोल देगा 20-21, साला नीचे बोल देता है 21-20, हम ध्यान नहीं देते, वही सिमेट्री। तो ये छोटी छोटी चीजें, इंटरिम का फिर बोल रहा हूँ, प्रपोज से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यही वर्ड्स है, और इसको भी तंग करने की जरूरत है नहीं। these are last words, बाकी पेपर बताएगा जी क्या सिस्टम होता है। ये यार तू ना भाई वेंडर वाले में यार सीधा कंसेप्ट है, आप परचेज क्या करते हैं जी, स्टॉक, और क्या परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट, और डिफरेंस क्या आ जाता है, गुडविल। ये वेंडर शेयर वाली होता है भाई, कुछ शेयर तो ठीक है, वही मतलब इसका सेंटर का इसके साथ जाइए 2-3 बंदे बैठा के आइए उसको पानी पूरी देके। वेंडर शेयर वाला होता है यार, वेंडर कहाँ आएगा, तो स्टॉक वाला नहीं बोल रहा, अंडर वैल्यू और वैल्यू, ये सब साला उसमें आ गया, ये पैसे पूरे कर रहा है बंदा। आपने 400 बनाया था ना वो, हाँ फिर बेटा तुझे फोटो भी तो ली थी, उस फोटो में देख मुझे तक याद है यार। ये ले, वेंडर वाले में सीधा कंसेप्ट है यार, आप पहले तो 2 पॉइंट पूछते हो ना इकट्ठे, फिर ये कैश फ्लो में क्या होगा और फंड फ्लो में क्या होगा, यही था ना अपने पास। तो ठीक है, कैश फ्लो में अगर आप वेंडर वाला करते हैं, फिक्स्ड एसेट और गुडविल का तो सीन, इसके बारे में आपने शेयर इशू करे तो नॉन कैश आइटम बन जाती है, तो आता कहीं नहीं, पर फिक्स्ड एसेट जब अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में आप जरूर जाएंगे। ठीक है, स्टॉक में जाके मैंने कुछ किंतु परंतु नहीं किया था, अगर करना है हो जाएगा। फिर जो स्टॉक आपके पास आया, अगर किसी को कुछ चक्कर नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में जाके ऐड कर दो, डेट आंसर कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में, जो भी फ्लो ऑन। बट आपकी बुक क्या कहती है कि जो पड़ा है वो तो चलो जैसा भी पड़ा है, मतलब स्टॉक पड़ा है 40 से 50, एक तो 10,000 वो हो गया, एक जो स्टॉक आपके पास आया ये ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसके साथ लिखो ब्रैकेट में इशू ऑफ शेयर वगैरह फलाना। ठीक, अगर ये तो कैश फ्लो का सीन है, यही आ जाता है अगर आपके पास फंड फ्लो में, फंड फ्लो में तो इसको जाके लेके जाता है कहाँ पे जी, अपने पास ये सोर्सेज में, और दूसरा कहाँ जाके ऐड कर देता है, अपने स्टॉक में। ये पॉइंट वर्किंग कैपिटल रेंजेस में जाके, रिसोर्सेज में तो आने ही आना है। ये पॉइंट एक था अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, वो दो जगह जाता है। एडजस्टेड पी एंड एल वो डिपेंड करता है अंडर है ओवर वैल्यू, ये देखना पड़ेगा। जो आपने पढ़े हुए पॉइंट कौन से हैं, वो अंडर वैल्यू है, वो गया क्रेडिट साइड और गया स्टॉक में, ऐड करनी पड़ेगा, वही स्टॉक वर्किंग कैपिटल जाएगा, स्टॉक भी वर्किंग कैपिटल जाने वाला है। और कैश फ्लो में अंडर वैल्यू होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा ऑपरेटिंग में जाके और स्टॉक बढ़ेगा। ये पॉइंट मैं यार ये पॉइंट बार बार कह रहा हूँ, इसको देख के चलो, कोई दिक्कत वाली बात है। वहां वर्किंग कैपिटल में नहीं कर रहा, नहीं, वेंडर वाले में, वेंडर वाले में 2 मिनट यही लिखा हुआ ब्रैकेट में, इशू शेयर्स, ये शेयर्स दे करके अपने को करंट एसेट मिली है, एक तरह का ये पॉइंट है। वैसे हमने कई जगह 2 नहीं पढ़े थे,
मैंने कल परसों भी लिखवाया, फिर उसमें यही लिखवाया। सिर्फ अभी इसमें मिक्स ना कर यार, अब तू उलझा देगा। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपने भी यूज यही कहा था मतलब। तो दोबारा सुन लीजिए, वेंडर का स्टॉक वाले में सिर्फ वो सोर्सेज में लग जाएगा। यार आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट का दिक्कत है। जैसे कल आपने मुझसे प्री क्वेश्चन पूछा, मैं आज नहीं मानता उसको, ठीक है आप कराना अपने अकॉर्डिंग, अभी बुक कहती है। मुझे कहीं बुक में इलस्ट्रेशन मिलेगी ना प्री वाली, मैं फिर भी टिक करके भेजूंगा कि यार ये देख लो। पर आपकी बुक कर रही है ऐसे है, पर अपना कंसेप्चुअली वो रॉन्ग है चीज, ठीक है। इसमें प्री वाली वो सारा ना प्री हो फिर, नहीं सेम है पर उसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये क्या चक्कर है? वो काउंट तो अपने बात है, काउंट तो कल कर लिया था अपने 1000 वाला। चलो सुन लो, वेंडर वाला अगर फंड फ्लो में आया अपना करप, तो सिर्फ रजिस्टर सोर्सेज में जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा? सोर्सेज में दिखा देना, इश्यू अपना शेयर के ब्रैकेट में स्टॉक, ठीक है। कैश फ्लो में तुझे मैंने बता दिया, एक अपना नॉर्मल ओवर प्रॉफिट में ऐड भी होना है, सिंपल इफेक्ट में, और स्टॉक में भी आएगा। कैश फ्लो में देख ही लो, मैं कह रहा हूँ लगे हाथ। अकाउंट में कहाँ पे? स्टॉक का कौन सा अकाउंट है? ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी में स्टॉक में जब डिफरेंस देखेंगे उसने तो ऐड करके आप कौन सा कह रहे हो? फंड फ्लो या कैश फ्लो? कैश फ्लो में करंट लायबिलिटी कहाँ से आ गया? तो अलग करना इसको, स्टॉक से लिंक करना। लाइव पॉइंट खोलो, कहाँ से ज्यादा दूर है? ये 35-36 नंबर पे तो है। हेलो, कैश फ्लो, कैश फ्लो कहाँ पे है? कैश फ्लो ये रहा, हेलो पेज नंबर 6.66, 6.66 पे मिल गया। 10,000 का स्टॉक है, वो देखो पॉइंट ये पड़ा है नॉन कैश में, परचेज ऑफ स्टॉक अगेंस्ट इशू शेयर में, ये क्या था यहाँ पे आ गया। फिर नीचे आपको कुछ करने की जरूरत, बस एक ही जगह डालना है, एक ही जगह है ना, बस वहां पे यहाँ ऐड हो गया, वहां वाले पे वो सोर्सेज में चला गया। बस ये वेंडर वाले का वेंडर वाले का एक जगह इफेक्ट है। बस दोबारा सुन लो, वेंडर वाले का एक ही जगह इफेक्ट है, वो भी करंट एसेट्स का। ये भी सुन लो, एक क्वेश्चन है बुक में जहां पे उसने डेटर भी दिए हुए हैं, याद है कल परसों किया था, जिसमें 20,000 गुडविल तो कहता क्या से आ गया, उसने गुडविल नीचे लिखी हुई थी, अभी टिक कराता हूँ। वहां पे डेटर भी थे, इधर याद कर लो, स्टॉक ही होता है हमेशा, स्टॉक ही शायद आता होता है, नहीं स्टॉक क्यों है? ड्यू टू करंट एसेट, और कोई रीजन है इसके साथ हमारे पास, ठीक है ना। तो स्टॉक का अगर वेंडर वाले में किसका पॉइंट आया? स्टॉक का, तो कैश फ्लो हो या फंड फ्लो हो, सिंगल ट्रीटमेंट। फंड फ्लो में सीधा कहाँ जाएगा यदि बोलेगा? सोर्सेस। यहाँ कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, ऐड, बस खत्म बात। बाकी जो करते हो कर जाओ, बाकी आपका जो स्टॉक चलता है चलते। समझ आ गया? अब लिख लो चाहे इसको, फिर उलझो में पढ़ो। वेंडर वाले में शेयर्स का, तो मैं जो देख रहा था पहले वो देखूं, ये 14 इलस्ट्रेशन नंबर 40 भी टिक कर लो, घर पे दोबारा देख लेना, फेमस है। अभी कौन सी बोल रहा था मैं आपको? 6.6, इस पे इलस्ट्रेशन नंबर है 36। एक बार फिर देख लेना घर पे जाते हुए, फाइनल है पेपर का देखने वाली 36 और 40, 36 और 40। 40 में है अंडर वैल्यू, 40 में है अंडर वैल्यू, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, देख लेना। कैश फ्लो में, हाँ कैश फ्लो में है 40। तो इसमें कहा क्या किया हुआ है, एक तो चेक कर लो, ऊपर रिजर्व में ठीक किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो ब्रैकेट में दिखा रखा है, प्लस 7,000 फॉर राइट अप ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल टॉप पे दिखा नहीं, पेज नंबर 6.7 पे, 6.7 पे टॉप पे जहां लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 140 माइनस ओपनिंग बैलेंस। हाँ ये बात कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। और दूसरा स्टॉक में जाके नीचे वो देख, 410 माइनस 270 प्लस 7, डबल होगा ना, स्टॉक बढ़ रहा है ना यहाँ पे, फिर वहां तो मिले अपने को आया, यहाँ तो अपना ही स्टॉक था, हमने कम दिखा रखा था। तो इसमें सिंपल ट्रीटना बोल दो, ओपनिंग रिजर्व में जाके जोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक में जाके जोड़ दो, उसके बाद चेंज देख लो, उसके बाद चेंज देख लो अगर आपको जा ठीक करना है, वरना उलझोगे। जैसे इसमें सरप्लस क्या दिया हुआ चक्कर, इस क्वेश्चन में 40 वाले में सरप्लस क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? ओपनिंग 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 110 ना, बस खत्म। उसको 110 मत मानिए, 117 मान लीजिए। और स्टॉक अलग से तो है नहीं, करंट एसेट दिया हुआ है, कितना दिया करंट एसेट? 277 मान लेते हैं, बस खत्म। अब इसी को ले जाओ फंड फ्लो में। फंड फ्लो में एडजस्टेड P&L की क्रेडिट साइड बाय ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, प्रॉफिट बढ़ गया, उससे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सेम क्वेश्चन है वहां पे ऐसे ही। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट यार यही तो होते हैं, और कहाँ जाए। और जो मैं कह रहा था ना, भी क्वेश्चन एक है,
वो फंड फ्लो में है, पता नहीं क्वेश्चन वो, जिसमें वेंडर वाले में फंड फ्लो में ही है, वेंडर वाले में डेटर भी मिलते हैं अपने को, पर देखने में हर्ज नहीं है, वो देख जाना कहीं पेपर में वैसे ही। जब हम स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे कहते हैं। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ, फंड फ्लो में भी टिक कर लो क्वेश्चन। अभी दोबारा बोल रहा हूँ, 36 और 40 नंबर इलस्ट्रेशन ऑफ कैश फ्लो, दोबारा घर पे देख जाना, 36 और 40 नंबर इलस्ट्रेशन ऑफ कैश फ्लो, 36 नंबर एंड 40 नंबर इलस्ट्रेशन ऑफ कैश फ्लो, देख जाना। 44 नंबर इलस्ट्रेशन फंड फ्लो, अब इसके अंदर ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट हो रहा है फंड फ्लो में। 44 वाला कौन सा है, वही अंडर वैल्यू वाला, ये वो वाला टिक कराया मैंने, ये वहां पे भी ट्रीटमेंट देख जाना, फिर को रह गया। बाकी दोनों सारे पॉइंट देख ही रखे हैं, जो मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन अलग ही है। हाँ जी, डेटर वाला पॉइंट 39 पे है। एक मिनट, ये पा ही रहे हैं, एक मिनट, कितने पे कह रहे हो जी आप? 2 मिनट। सेम क्वेश्चन जो आपने कैश फ्लो में टिक किया था 36 नंबर, इसमें 40 नंबर है, ये भी देखना ना, फिर डाउट खत्म हो जाएगा। 40 नंबर, और ये रहा जो मैं वेंडर वाला बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 39 असलीनियस में है। लो जी, इसके बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। धन्यवाद आप सब। ये 3 क्वेश्चन है फंड फ्लो के, ठीक है। और इसमें फंड फ्लो में, हाँ वो बैठा ऊपर, इशू सोर्सेज में दिखाया हुआ है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अदर देन किसके, गुडविल एंड प्लांट नहीं है उसके अंदर, पटा लिख दिया ना, अदर देन गुडविल एंड क्या है, प्लांट, तो देख लो। कौन सा क्या कहते थे? क्वेश्चन नंबर टिक कराया मैंने तो 39 नंबर। ये वर्किंग नोट दिखाया उसने, देखो पेज नंबर 5.85 पे, पढ़ लो। पहले तो पॉइंट पढ़ा दूं आपको, 5.84 पे पहले पॉइंट पढ़ लो, 5.84 पे पॉइंट पढ़ लो लास्ट वाला, ये जो बिजनेस वाला लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लो। अब बिजनेस वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय इश्यू ऑफ 62,500 शेयर इशू करे, 62,500 को क्या इशू करे, जल्दी बोलना, बड़ा झमेला सा करके। एडवेंचर डिप्रेशन 15,000 लगा देंगे, हो जाएगी। मशीन 37,550 की बेच दी, इसकी बुक वैल्यू 25 होती तो प्रॉफिट आ गया। बिजनेस परचेज में क्या क्या लिया आपने, मशीनरी ली 50,000 की, स्टॉक 12,500 का, डेटर 37,500 का, क्रेडिटर 12,500 है, तो माइनस करना, ये उस दिन हम ऐड कर गए थे, इसको माइनस करना, करिए। 50,000 प्लस 12,500 प्लस 37,500 माइनस 12,500, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस करके, 87,500। तो आपने जबकि उनको पैसे कितने दिए चक्कर में, 1,25, तो डिफरेंस कितना आ गया, दैट्स द गुडविल, पहली बात तो, ठीक है। और अपने पास मुझे बताओ ओपनिंग गुडविल कितनी पड़ी है, बड़ा मजेदार पॉइंट है यार तो, पढ़, हाँ 37,500 प्लस ये 37,500, टोटल गुडविल कितनी होगी चक्कर, ये पॉइंट अच्छा आ गया, 37,500 प्लस 37,500, समझाया, 37,500 पहले पड़ी है यार, 37,500 और आगे कितनी हो गई, 75, पर आज रह कितनी गई, क्लोजिंग चक्कर 12,500 राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ आंसर में चेक कर, अगले पेज पे जाकर एडजस्टेड P&L की डेबिट साइड लिखा हुआ है, टू गुड राइट ऑफ, अगले पेज पे चेक करो, देख गया, टिक कर लो, टिक कर लो, टू एडजस्टेड P&L एडजस्टमेंट में जाके टू गुड राइट ऑफ 12,500, बच्चा देखता रह जाएगा 12,500 कहां से आ गया, हो गया गुडविल तो बढ़ रही है, वहां 12,500 लिख रहा है, यहां से आई, एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप स्टार मार्क क्या है, पेज नंबर 5.85 पे आ जा, 5.85 पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर 1 लाख रुपए। अब ये कहां से आया सोचो, फिर मैं बताता हूं आपको, ये कहां से आया सोच लो, 2 मिनट लगा के, फिर मैं तो बता दूंगा। फिर बचा हुआ कैश पे आया है, पूरा नहीं हुआ। करने दो जी, करने दो, देखने दो, फिर मैं बताता हूँ। ये पॉइंट अच्छा है, आपके पॉइंट में आ गया। बोलूं शेयर कैपिटल कितने से कितने हो रही है, जल्दी बोल,
1.25 से 2.5 कितनी बढ़ गई? 1.25 में से अब 62,500 के शेयर तो दिया ही वेंडर वाले को, तो कैश में कितने शेयर इशू करे? चेक कर कैश में कितने शेयर इशू करे? 62,500 के, प्लस तेरे पास स्टॉक आया कितने का? 12,500 का, ऐड कर, प्लस तेरे पास डेटर है कितने के? 37,500 के, माइनस 12,500 का क्रेडिटर कितना? अगर डेटर स्टॉक ऐड करोगे तो बुक तो आएंगे, तो नेट आ गया 1 लाख। चेक कर लो, क्वेश्चन अच्छा था। पॉइंट और डिवेंचर से क्या करेंगे? डिवेंचर चेक कर कितने से कितने हो रहे हैं, वो देख, डिवेंचर 0 से 62,500 हो रहे हैं, वो सारे तुमने वेंडर को दे दिए, बच गया। अगर वहां भी 62,500 की जगह 72 होता, 72,500 होता, तो 10,000 यहाँ पे आता अलग से, इशू तो पैसे आए। तो आप कहेंगे 72,500 की इशू करे, जिसमें 62 के तो वही देंगे वेंडर, 10,000 के कैश आ गए। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, मेरे दिमाग में था, पॉइंट अच्छा निकला यार, गलती बात है। तो पेपर में आपको 1 लाख नहीं पता चलेगा कहां से आ गया, इकट्ठा लिख गया 1 लाख, इसको लिखना चाहिए था करके। मान लीजिए अगर मेरे अकॉर्डिंग लिखता इशू ऑफ शेयर 62,500 बिकॉज ऑफ, वैसे इशू हुई 1.25 में से 62,500 के शेयर तो आपने दे दिए वेंडर को, तो बचे कितने? 62,500। फिर मैं लिखता इशू ऑफ स्टॉक, फिर लिखता इशू ऑफ डेटर, पर नेट करके ना क्रेडिटर के साथ। जब क्रेडिटर नहीं दिखाना फिर तो उधर दिखाता अपना एप्लीकेशन में, पर फायदा नहीं, नेट कर दो। इसे नीचे वर्किंग नोट दिखाया हुआ, पढ़ लो। तो डाउट है बता दो मुझे, ये क्वेश्चन खास लिखा था, बाकी कोई और आपको लगे तो एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप या डाउट पूछ सकते हैं, कल भी आप बैठे हैं, जब भी ले आना। ऐसे तो यार वैरायटी देखो बढ़ती जाएगी, जितनी मर्जी देखते जाओ, ठीक है, पर कंसेप्चुअली मेरे हिसाब से बहुत है। और मेनली आप देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल्स के स्टडीज हैं, वहां के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप वही कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट आया तो एनी टाइम मुझे भेज देना, आप ग्रुप में शेयर करवा देंगे। शाम तक भी कोई डाउट आया जब मर्जी पूछ लेना, डन है? और कोई डाउट पूछो। रचित प्रथम कोई डाउट है रचित बताइए। नो सर। डन है? घर जाके दोबारा से प्राइस इंडेक्स के क्वेश्चन देख डालो, अभी जाके देख डालो, रह जाएंगे वरना। कॉस्ट कोस्ट वाला अब जो कह रहे थे, लिफो फिफो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, कैसे जो बुक पे किया हुआ है डीपीटी से वो भी देख लो, उसने किस मेथड से किया हुआ है, तो उनसे करके देख लो कि बिना कहे उसने कौन सा मेथड लगाया, पाई वही लगा देंगे, आप अगर पंगा लेते हैं, वरना बोल के जाएगा। रेशो वाले 5 का है तो देखो यार लॉटरी है, जैसा भी आएगा जैसा खुलेगा इस प्रकार का आता है। नेक्स्ट वन ट्रेंड एनालिसिस, एक बार फिर देख डालो, 5 नंबर का है कि किसको बेस लेना है, कैसे लिखना है, बनाना कैसे है, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है उसकी, बनाना कैसे है, बॉक्स कैसे बनेगा, ईयर कैसे लिखने हैं, किसको बेस लेना है, ऊपर लिखा लिखना है। और कंपैरेटिव कौन सा है तो देख ही चुके, फॉर्मेट्स ओके हैं। हाँ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आया था, रेडी फॉर द इनकम स्टेटमेंट, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, बीच में सब चीज दिखानी है, प्रॉपर उसके चेंज भी दिखाने हैं। पहले स्टेटमेंट बना लेना 4 पेज की, 4 कॉलम की, फिर 2 कॉलम बनाना आराम से, किसके? परसेंटेज के। कॉमन साइज में किसकी परसेंटेज होती है रखिएगा, सेल्स को 100 मानते हैं, सेल्स मतलब नेट सेल्स, पर वहां पे इनकम आएगा ही नहीं, फिर मैं पहले बोल रहा हूँ कॉमन इनकम स्टेटमेंट नहीं आएगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आ सकती है, वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ना, कहाँ कहाँ परसेंटेज लेंगे सेल्स की, परसेंटेज की, जो मैं बोल रहा था 103 या 3 शुरू करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। डन। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टडी, मैं तो कह रहा हूँ बैलेंस शीट है तो ज्यादा बेस्ट है बैलेंस शीट। कैश फ्लो फंड फ्लो, फिर वही बात आती है यार, दोनों सेम है यार, एक जगह ध्यान से पढ़ जाओगे तो दोबारा बोल रहा हूँ, वेंडर वाले का एक ही जगह पॉइंट है, वेंडर वाले का एक ही जगह ट्रीटमेंट है, ओनली सोर्सेस फंड फ्लो में, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, खत्म, कोई स्टॉक के अंदर जाना, ठीक। अंडर वैल्यू वाले का 2 जगह ट्रीटमेंट है, स्टॉक के अंदर भी होगा, हाँ वो अंडर वैल्यू पढ़ा आपने अभी तक, पेपर में उसने गलती क्या करनी है, ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगे। एडजस्टेड पे की जो क्रेडिट जा रही थी डेबिट हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक में जोड़ रहे थे माइनस हो जाएगा। ऐसी कैश फ्लो में मेरा कहने का मतलब ओपनिंग को क्लोजिंग होता है ना पिछले साल का, वो चीज है, मैं उसको आप ओपनिंग समझ लो अपने ईयर के अकॉर्डिंग, वो ईयर देख रहे ना बस, फिर करेंगे मार खा जाओ। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का फॉर्मेट एक बार पढ़ जाना, जो उन्होंने वर्ड वहां पे दिए हुए हैं सिर्फ वही आएंगे, और कोई वर्ड नहीं आएगा। एडजस्टेड पीएनएल के जो वर्ड दिए हैं वही आएगा, फालतू वर्ड नहीं आना। और एफएफएस फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो वर्ड दिए हुए हैं वही आएगा, फालतू के वर्ड नहीं आएगा। जैसे पीडीडी पता चल गया एक बार, वो भी एक बार देख जाना, और कोई आएगा नहीं वैसे, डाउटफुल है, ठीक है ना, सिंपल। और कोई एंड तक डाउट ही, और एक सिंगल टाइम मिले चाहे मॉर्निंग टाइम मिले, वो एक एक पेज थॉरली कर पढ़ जाना, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आपको कहीं से उसके शॉर्ट नोट मिल सकते हैं, मैं प्रथम शेयर कराता हूँ कि जहाँ लिखा हो व्हाट इज एज अ लाइन पर, क्योंकि वहां आगे लिखना तो अपने अकॉर्डिंग होता है, सेफ्टी है जो मैं मानता नहीं वो चीज को, पर आप करके जा रहे हैं सारा इंडक्शन न्यूमेरिकल, और बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करेगा, आंसर आपको हर चैप्टर का पता है। इनडायरेक्टली कंपैरेटिव कौन सा इसका बीच में होता है, टोटल टोटल से बदल जाता है। रेशियो का बिल्कुल बैलेंस शीट तो बना के आओगी आप,
ये बात ज्यादा गलती कहाँ चल रही है, कुछ वर्ड ना बड़े सर्टन होते हैं, डेटर, क्रेडिटर, जब भी वर्किंग कैपिटल से आपने सीए खोल दिया, करंट लायबिलिटी खोल दिया, लिक्विड रेशियो खोल दिया, इतना तो सर्टन होता है। तो दूसरा तरीका थोड़ा दिमाग लगा के आ सकता है अपने पास, ठीक है। फंड फ्लो कैश फ्लो के आंसर बीच में है, कैश फ्लो के तो बीच में ही है, और फंड फ्लो का आपको पता चल जाता है वो किंतु परंतु करके। जहां डाउट है, मैंने कहा था पेंसिल से लिख लो एक बार यार, कैलकुलेटर आपके पास होगा, टोटल मैच करके देख लो कि अगर मैं यहाँ 1 लाख लगता हूँ, वहां 1 लाख जाएगा, क्या मेरा मैच कर रहा है। हाँ, पेमेंट्स में डिविडेंड डिविडेंड को सब याद रखना, डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, जो भी हैं पेमेंट मूवमेंट वगैरह, वो सारे याद रखना। रिडम्पशन डिवेंचर की ज्यादा पे हो रही है, कम पे हो रही है, उसका इम्पैक्ट एडजस्टेड पीएनएल पे, उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो में कैसे होगा, ठीक है ना। एसपीआर कहाँ कहाँ शो करते हैं आप लोग, सोर्सेज में डायरेक्टली, वहां पे फाइनेंसिंग में, मतलब ऐसी चीज। और ऐसा कुछ भी नहीं वर्ड आने वाला, मेन तो यही वर्ड आता है, ठीक है। और एक वर्ड है छोटा, लास्ट में बोल देता हूँ एक बार, अनक्लेम डिविडेंड सुना कभी, कभी आ गया तो इसलिए बोल रहा हूँ, अनक्लेम्ड, कभी वर्ड सुना हो आपने, कभी वर्ड सुना हो, एक मिनट, अनक्लेम डिविडेंड सुना वर्ड, अनक्लेम, मान लो दिया होगा नीचे जाके, नीचे नहीं वैसे बैलेंस शीट में दिया होगा, पहली बात तो कैसे, पहला खाली होएगा, ईयर वाइज चल रहा हूँ, मान लो आप यहाँ पे ईयर बनाते हैं 2021 और यहाँ पे 2020, यहाँ खाली होएगा, यहाँ दिया होगा पर 5,000 रुपये, ठीक, नीचे दिखा होगा प्रपोज डिविडेंड, वही बैलेंस शीट के बाहर आएगा। तो आप पता है आप करंट ईयर के तो क्या कर देती हैं, क्रॉस, प्रीवियस ईयर का मान लो दिया हुआ है अक्षित 30, आप इसी 30 को ऐड करते थे, इसी 30 को माइनस, अब करना क्या होगा, ऐड तो 30 ही करिएगा, माइनस जब करने जाएंगे तो वहां कितना करिएगा, 25, नेट क्यों, 30 में से आप क्या तो रहे हैं 5, तो अभी भी क्या पड़ा है, अनक्लेम्ड, अभी दिया ही नहीं। तो बच्चे कहते हैं जी मेरा आंसर तो फिर भी मैच कर गया, कारण क्यों, ये दिया होगा कौन से हेड के अंदर, करंट लायबिलिटी, आप इसको ले जाओगे करंट लायबिलिटी में, वही ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आंसर तो मैच कर जाएगा, बट एक्चुअली आंसर अनक्लेम का होता है डिविडेंड के साथ। दूसरा ये रहा जी, एक तो आपने 30 ऐड कर दिया, 25 माइनस कर दिया, या 25 माइनस हो गया ना, नहीं तो आप जितना ऐड करती हैं उतना ही माइनस करती हैं। अब आप कहेंगी पे करते वक्त कि मैंने कितना पे करना है, 30, पर 30 में से 5 तो मैं पे ही नहीं कर रही ना, तो पे ही कितना कर रही हूँ, 25, आंसर तो वही 5 इनफ्लो। वहां भी अगर आप ऐसे करती, करंट लायबिलिटी 0 से 5 हो गई, तभी आप क्या कहती, इनफ्लो, आंसर तो वही है, पर करंट लायबिलिटी इज माइनस फ्रॉम द प्रपोज डिविडेंड। अगर आ गया, क्यों नहीं होएगा, क्या हो गया, क्या हो गया, 30 प्लस करते हैं 30 माइनस करते हैं तो मैच हो जाता है। हाँ, फिर 5 का क्या दिखाती फिर आप, इनफ्लो, फिर तो याद रखना, ऐसे ना कहो, कैश फ्लो का यही तो खासियत है, जहां मर्जी आप कुछ भी कर लीजिए आंसर मैच करेगा आपका। अगर आप 30 ऐड करती, 30 लेस करती, तो 5 तो इनफ्लो दिखाती ना फिर ऑपरेटिंग में जाके। हाँ, फर्क ये है फिर ऑपरेटिंग जाता, उससे ऑपरेटिंग आंसर चेंज होगा, पर अल्टीमेट आंसर मैच कर जाएगा। बट वही पॉइंट अगर अनक्लेम्ड दिया हुआ है तो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और स्पेसिफिक ये है कुछ नहीं करना, जब पेमेंट करने लगो बस वो माइनस करते हैं। और ये चांसेस हैं अगर आया, पहला साल खाली होगा, वो होता नहीं कभी वैसे, जहाँ तक पहला साल खाली होगा, अगला साल 5 या 6 होगा, मतलब जब भी पे करने लगो ऐड वही कर दो, जब पे इसका 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 इंटीरियर से कोई लिंक नहीं, और फिर बोल रहा हूँ इंटायरम को दूर रखो यार, उसको तो वही है जो ऐड वही प्लस। हाँ, इंटायरम का अगर परसेंटेज आया आपने कर रखा है, वो हमेशा देता है क्लोजिंग कैपिटल पे, नॉर्मल डिविडेंड्स ऑन द ओपनिंग कैपिटल, वो पास्ट ईयर को होता है ना, नॉर्मल डिविडेंड जो आप पे करती हैं हमेशा वो पिछले साल का होता है, पिछले साल कैपिटल क्या थी 4 लाख, तो 4 लाख का ही होगा मान लो, जो आज 5 लाख है मान लो। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, अदरवाइज हम ज्यादा थिंकर्स हो जाते हैं, ज्यादा ही सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये आ जाएगा, वरना पेपर एक नॉर्मली सेट रहता है। आपने नॉर्मली किया हुआ है, काफी अच्छी तैयारी करी हुई है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मेटिंग पे वर्क करिएगा, आज जाके सिर्फ फॉर्मेटिंग पे वर्क करिए। हाउ टू राइट एग्जाम, कई बार क्या होता है हमारी रिटर्न प्रैक्टिस बड़ी देसी हुई होती है, इतना फास्ट फास्ट बनाते हैं हम लोग, वो अच्छा नहीं लिख पाते, उस वजह से ना कुछ गड़बड़ कर बैठे, वरना मुझे नहीं लगता कोई नंबर कटने के चांसेस हैं दूर दूर तक। जैसे फंड फ्लो का एक क्वेश्चन बना के देख लिया, कैश फ्लो का एक विद इंग्लिश अपने आप बिना बुक खोले लिख के देखो, चाहे फिगर ना भरो, अपने आप कुछ लिख के देखो, इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन, अब लिखते हैं ना, अब सीधे लिखते हैं स्टॉक टीपी टीआर, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसे वर्ड्स। वो पेपर में बड़ी दिक्कत करते हैं, बच्चा कहता है यार तो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ऊपर से लिखना नहीं आ रहा, तो बच्चा कहता है कोई नहीं, बस पेज छोड़ते हैं, सरल बात आगे शुरू करते हैं, डेट पोस्टिंग करते हैं, सारा बनाते हैं, आपको डिफरेंस दूर से चमक जाएगा, इतना फिगर आनी चाहिए तो सारा मैच कर रहा है मेरे,
वो फिगर आपको दूर से चमकेगी। मान लो 30 का वर्क आ रहा है, जब 30 की फिगर होगी, जब 15 की होगी डबल आ रहा है। बस इतना सा होता है, ज्यादा नहीं होता कि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स में गलत हो रहे हैं। ये पॉइंट, कोई और कोई डाउट है तो पूछिए। डन है रचित प्रथम? कोई आपका डाउट रचित? डन है? बाकी जी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इसको आप ध्यान से करिए। फिर भी आप यहाँ तक कल बैठे हैं आराम से, आपका 2 बजे पेपर है तो 1:45 आपको देते होंगे, वही 15 मिनट पहले वही सीन होता है। मिलते होंगे 15 मिनट पढ़ने के, यार मिलते नहीं? नहीं मिलता सर, 2 बजे शुरू हो जाता अच्छा ये क्या पागलपन है, 2 बजे देते हैं। मिलते हैं यार। हम तो लड़ने लग जाते हैं। 15 मिनट